आपके पर्सनल पोर्टफोलियोज में गोल्ड कितना पार्टिसिपेट कर रहा है? सारी दुनिया गोल्ड खरीदने जाती है दिवाली पे, और खासकर इस दिवाली में तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज मेरे हिसाब से इट इज़ टू रन अप। गोल्ड टिपिकली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करता है आपके पोर्टफोलियो में। तो शॉर्ट टर्म में गोल्ड अगर पोर्टफोलियो में रहेगा और मार्केट नीचे गिर रहा है, आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस कर देगा। सी आई एम अ गाय हु बिलीव्स इन ओनली 4 वर्ड्स: बाय लो सेल हाई। वुड यू इन्वेस्ट इन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप? मेरा मैक्सिमम पैसा मिड एंड स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप जब गिरते हैं ना तो बहुत ruthlessly तरीके से गिरते हैं। मुझे ये मालूम है कि लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप ही राजा है चाहे वो 1% भी एक्स्ट्रा दे, तो 2% एक्स्ट्रा का भी जो पावर होता है ना, वो कि भाई अभी भी मेरे को डर लग रहा है, तो एक काम करते हैं यार, हर रोज जो आधा 1% गिर रहा है तो उस टाइम खरीद लेता हूँ। देखो ना, वो बोलते हैं ना कि स्वर्ग जाने के भी 1000 रास्ते होते हैं, राइट? पैसे बनाने के भी 1000 है। वुड यू रेकमेंड कि एक इन्वेस्टर को ये मोमेंटम, क्वालिटी, वैल्यू वाले भी फंड्स देखने चाहिए, या यू डू थिंक कि शायद पास्ट हिस्ट्री को रिपीट करना इनमें मुश्किल होगा? एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको ये समझना है कि आपको कितना समझता है। आप ये खुद ढूंढने की गलती कर रहे हो कि यार अब कौन सा साइकिल चलेगा और कौन से वाले फैक्टर फंड में मैं पैसा रोकूं अगले 3 साल के लिए। यू विल फॉल फ्लैट ऑन योर फेस। स्टॉक मार्केट पंप करेगा या ट्रम्प? रात को डिसाइड करेंगे डोनाल्ड ट्रम्प। किस तरीके के फंड्स आप बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करोगे अपने लिए और अपने इन्वेस्टर के लिए? मैं क्यों? म्यूचुअल फंड के 2 दिग्गजों के साथ आज मैं ये एपिसोड कर रहा हूं, गजेंद्र कोठारी सर और कीर्तन शाह। दोनों का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस 15 साल से ज्यादा का है। बहुत बड़े बड़े एयूएम्स मैनेज करते हैं और बड़ी सिंपल तरीके से, सरल तरीके से म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझाते हैं। तो आज की चर्चा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हमने डिस्कस किया है कि कौन सा स्कीम और कौन सा थीम आपको यूज करना चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। फंड मैनेजर का कितना इंपॉर्टेंस होता है किसी भी फंड में, और फंड मैनेजर डिसीजन कैसे लेते हैं कि कौन सा स्टॉक उनको फंड में लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। आप अगर एक फंड मैनेजर को इवैल्यूएट कर रहे हो तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में भी बात करी है। और फाइनली, अगर अपने पोर्टफोलियो में रिटर्न्स को आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो, ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, तो क्या वो तरीके हैं जिससे आप वो अचीव कर सकते हो। ये सारी चर्चा करी है आज के हमारे एपिसोड में हमने। पर आगे बढ़ने से पहले, आप लोग में से सिर्फ 25% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए, ताकि ऐसा अमेजिंग एपिसोड आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं गजेंद्र कोठारी सर से और कीर्तन शाह से। थैंक यू कीर्तन एंड थैंक यू गजेंद्र सर, आप आए पॉडकास्ट पे। आप दोनों को जॉइंटली आज लेके आया हूँ। आपके पर्सनल पोर्टफोलियोज में गोल्ड कितना पार्टिसिपेट कर रहा है इस टाइम पे? कीर्तन, विल स्टार्ट विद यू। देखिए, आई थिंक गोल्ड खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, ये डिपेंड करता है आप किस व्यू से गोल्ड खरीद रहे हो। मान लीजिए अगर आप टेक्टिकल व्यू ले रहे गोल्ड पे और आपको ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि गोल्ड इतना चल चुका है, मुझे लेना है और शायद इमीडिएटली कुछ नियर टर्म में पैसा बना दूंगा, तो मुझे लग रहा है कि आपको गोल्ड में निवेश नहीं करना चाहिए। ओके। पर अगर गोल्ड आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है इन टर्म्स ऑफ कोर एलोकेशन, तो मुझे ऐसा लग रहा है गोल्ड आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा डेफिनेटली होना चाहिए। जैसे मेरे पोर्टफोलियो में तकरीबन 20% गोल्ड है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड टिपिकली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करता है आपके पोर्टफोलियो में। क्योंकि मैं बिहेवियरल इन्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड बिहेवियरली एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके पोर्टफोलियो में सॉल्व करता है, जो बाकी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाती। फॉर एग्जाम्पल? वो है शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी। ओके। देखिए, आज लोग, जितने भी लोग मार्केट में निवेश करते हैं, राइट, अगर वो लंबे समय तक बने रहे तो हम, आई थिंक हम तीनों को पता है कि वो पैसा बना लेंगे। पर लंबे समय तक नहीं बने रहने का कारण सबसे ज़्यादा ये है कि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी शायद मोस्ट इन्वेस्टर्स झेल नहीं पाते। वो प्रॉब्लम कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है गोल्ड सॉल्व कर पाता है, क्योंकि गोल्ड की अगर आप 20-25 साल की, 30 साल की हिस्ट्री देखें तो 2-3 चीज़ें बड़ी कॉमन है गोल्ड की। पहली ये है कि शॉर्ट टर्म में वो नेगेटिवली कोरिलेटेड है इक्विटी से। तो इक्विटी जब गिर जाता है तो गोल्ड या तो स्टेबल रहेगा या ऊपर जाएगा, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ हद तक आपके पोर्टफोलियो में एक थोड़ा सा बैलेंस आ जाएगा अगर इक्विटी गिर रही है। क्योंकि इक्विटी गिर रही है वो सबसे बड़ा समय है जब लोग जिटरी हो जाते हैं और मार्केट से निकल जाते हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड है तो थोड़ा सा एक बैलेंस आ जाएगा। पर क्या ये बैलेंस लाने की वजह से क्या आप लॉन्ग टर्म की गेम में हार रहे हो? कि अगर 100% का इक्विटी का पोर्टफोलियो होता वर्सेस 80% इक्विटी और 20% गोल्ड है, तो क्या आप लॉन्ग टर्म में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो शॉर्ट टर्म बेनिफिट की वजह से? तो मुझे लग रहा है वो आंसर भी नो है। क्योंकि अगर आप वापस 20-25 साल की हिस्ट्री देख ले तो लो वॉलेटिलिटी के साथ भी गोल्ड ने उतना ही रिटर्न दिया जितना निफ्टी ने दिया है, मोटा मोटा, राइट। ऑफ कोर्स
शायद आप और मैं आर्ग्यू ये कर सकते हैं कि गोल्ड में ये रिटर्न इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि पिछला 2 साल बहुत अच्छा गया है। बहुत अच्छा गया। पर अगर आप पिछला 2 साल भी निकाल लो और बचे हुए 23 साल का भी रिकॉर्ड देखो तो रिटर्न मोटा मोटा निफ्टी जितना ही है। ओह ओके। तो निफ्टी तकरीबन 12-12.5% पे, गोल्ड 11.5-12% पे, राइट। पिछला 2 साल निकालने के बावजूद अगर उसको ऐड कर दे तो इससे तो बीटी किया है। राइट। सो द आइडिया इज़ वेरी सिंपल कि अगर आप मेरी तरह इस लॉजिक में बिलीव करते हो कि लॉन्ग टर्म का पैसा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहने से बनता है, राइट, तो आपको आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए। क्योंकि बिहेवियरली लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टेड इसलिए नहीं रहते क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप डर जाते हो मार्केट वॉलेटिलिटी से। तो शॉर्ट टर्म में गोल्ड अगर पोर्टफोलियो में रहेगा और मार्केट नीचे गिर रहा है तो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस कर देगा। लॉन्ग टर्म में रिटर्न में कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है और वो वॉलेटिलिटी कम कर देगा आपके पोर्टफोलियो की, पर रिटर्न उतना ही रहने देगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कम रिस्क में इक्वलिश रिटर्न आपको करेक्ट, तो गोल्ड पोर्टफोलियो में होना चाहिए। सो सॉरी बट वन लाइन आंसर टू नाउ योर क्वेश्चन इज, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड में निवेश कर रहे हो तो अवॉइड, पर अगर आप मेरी तरह आपके पोर्टफोलियो का कोर हिस्सा है तो डेफिनेटली गोल्ड को ऐड करते जाइए फॉल्स पे। परफेक्ट। गजेंद्र सर। यस, सो बिकॉज आई एम वन इडियट दिख रहा है तो मेरा थोड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन है ऑन गोल्ड। आई हैव बीन रॉन्ग बिकॉज लास्ट 2 साल से भी मुझे महंगा ही लग रहा था और महंगा होता गया। ठीक है, नो रिग्रेट्स। मतलब सबसे बड़ी बात है फोमो नहीं होना चाहिए। तो फिर ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में मैं अभी तो नहीं डालूंगा, बिल्कुल भी नहीं डालूंगा, मेरा भी नहीं डालूंगा और अभी मुझे क्लाइंट्स का डालने में भी मुझे कंफर्ट नहीं है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अर्लियर आई वॉज ऑलवेज हैड ए नेगेटिव व्यू ऑन गोल्ड, आई स्टिल हैव इन द सेंस लॉन्ग टर्म, बट नाउ आई जस्ट थिंक टैक्टिकली कि किसी दिन ऐसा लाइफ में हो, एज कीर्तन सेड, कि जिस दिन इक्विटीज़ यहाँ है और गोल्ड यहाँ है, एंड ऐसा भी फेज आएंगे लाइफ में, गोल्ड नहीं चला और इक्विटीज़ बहुत चला, देन दैट डे आई विल नॉट, मतलब पहले तो मैं नहीं करता था, पहले तो मैं बोला नहीं इक्विटी में रहना, विद इन इक्विटीज आई विल ट्राई टू दिस थिंग। नाउ माई होल लॉजिक इज, सी आई एम अ गाय हु बिलीव्स इन ओनली 4 words, बाय लो सेल हाई, एनी एसेट क्लास फॉर दैट मैटर। आई एम नॉट मैरिड टू ए एसेट क्लास। समझ गया। राइट, equities, silver, Brazil, China, world, it should be tradable and should be in mutual fund form for me, not a single stock. आज इन्फोसिस 100 का 30 रुपये हो गया ना तो मैं नहीं खरीदूंगा, यू नो, बिकॉज आई मे बी स्टिल रॉन्ग एंड आई कैन लूज मनी फ्रॉम देयर, बट एन एसेट क्लास आई विल स्टिल बाय, राइट। सो गोल्ड जिस दिन इक्विटीज़ यहाँ होगा, गोल्ड यहाँ होगा, आई डोंट माइंड मूविंग 50% फ्रॉम इक्विटीज़ दैट टाइम बुक करके टू कम टू गोल्ड बिकॉज इट इज़ चीपर। तो ये साइकिल है, बट आई डोंट वरी फ्रॉम वोलेटिलिटी। मेरे लिए पर्सनली लाइफ में एक मेरा मंत्र है, एंड अगेन ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, क्लाइंट्स के लिए वोलेटिलिटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट। श्योर। क्योंकि क्लाइंट्स को हम 15 साल की जर्नी ज़्यादा बताते हैं, अगर वो 15 साल रुका ही नहीं तो उसको वो सारी हाइपोथेटिकल बातें हो जाएंगी, बातें हैं, कुछ वो होनी नहीं है। बट मुझे मालूम है, इनको मालूम है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता 10 साल तक हमारा रिटर्न नहीं बने, बट अगर 10 साल बाद में 11 और 10 बना है मेरा, तो वो 1% का रिटर्न बहुत बड़ा रिटर्न प्ले करता है वेल्थ क्रिएशन में, अगर आप बने रह गए तो माई गुरु निक मरे सेज टू सप्रेस वोलेटिलिटी इज टू सप्रेस रिटर्न्स, राइट। तो मुझे जब मालूम है कि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द रेनबो मुझे पॉट ऑफ गोल्ड मिलना ही है, तो आई एम ओके विथ एनी काइंड ऑफ वोलेटिलिटी। 50% डाउन भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इसीलिए आई ऑलवेज गो एंड इन्वेस्ट माई मनी इन द अनपॉपुलर एसेट क्लास ऑफ दैट टाइम, राइट, एंड आई हैव मेड मनी सो फार ऑल द टाइम, यू नो, इट्स जस्ट दैट आपको पता नहीं कब बनेगा पैसा, 2, 3, 4 साल पता नहीं है, जिसे हम कॉन्ट्रेरियन उल्टा सोचना, अनपॉपुलर ओपिनियन ना। तो ये चीज़ है। सो बट आई पर्सनली आई विल नेवर बी लाइक अ 20% परमानेंट गोल्ड इन्वेस्टर ऑफ अ पोर्टफोलियो, दैट आई विल नेवर बिकम। Maybe at some point of time I may have 50% exposure in gold if equities and gold are this way, but as soon as the reverse happens, I will flip back to equity. My main asset class at all point of time will remain equity, all point of time. मतलब 100% possible. जैसे आज की डेट में 100% नहीं है, 85% है, बाकी 15% कैश है। मैं गोल्ड में भी नहीं डाल रहा हूँ, राइट। तो वो 15% कैश का मैं वेट कर रहा हूँ, कहीं तो अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ मैं डालूंगा। तो इट्स अ मैटर ऑफ 6 months 12 months, आएगी अपना पाएगी। तो अगर मैं आप दोनों की बात को समराइज करूं, तो अगर एक इन्वेस्टर बहुत अग्रेसिव है तो उसको गोल्ड अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि वो फिर स्मॉल कैप मिड कैप से बेटर बना सकता है। अगर एक इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो वो कुछ पोर्शन अपने गोल्ड में रख सकता है, और अगर एक इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के लिए देख रहा है तो गोल्ड का कोई महत्व नहीं है। सर, इस टाइम पे पिछले लास्ट 1 year में निफ्टी ने या कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स ने कोई रिटर्न नहीं दिया है, ठीक है। तो हाउ डू यू सी फ्रॉम लास्ट दिवाली टू दिस दिवाली
तो कुछ नहीं मिला आपको। इस दिवाली से अगली दिवाली कुछ दिख रहा है कि क्या मार्केट्स के ट्रेंड रहने वाले हैं और कौन सी कैटेगरीज बेटर परफॉर्म करेंगे एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर? सो वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट ऑन ए ईयरली बेसिस। एक साल बहुत छोटा टाइम फ्रेम होता है। और somebody अगेन इसमें भी दो चीज़ होते हैं, एक खुद की प्लानिंग करते हो और आप एक लो, बिकॉज आप देखो इट्स अ डिस्क्लेमर, द काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग विच आई डू, it's very impossible for 99% of the people to even think of that. Right. Very few people like who has this kind of mindset can do it, right? Even better से better experts भी नहीं कर पाते, because as Kirtan always says, it's a behavioral game. मेरे ऑफिस में बहुत सारे फंड मैनेजर्स आते हैं, सीजन फंड मैनेजर्स, राइट? बोलता है गंजन सर आपने जो पोर्टफोलियो बनाया ना, आज तक मैंने बेस्ट के बेस्ट फंड मैनेजर्स को नहीं देखा ऐसा पोर्टफोलियो, ऐसा रिटर्न्स बनाते हुए, बिकॉज बिहेवियरली दे वेंट रॉन्ग, राइट? उनको लगा कि ये इट्स टू हाई। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ ना कि जब मैंने 3 साल पहले चाइना फंड में डाला, मैंने सब फंड मैनेजर्स को पूछा, सब ने मना कर दिया। सब गेव मी वेरी एंटी व्यूज एंड नेगेटिव व्यूज कि चाइना ये खत्म है, कोविड चल रहा है, ये हो रहा है, बट लुक एट द लास्ट 1 year, अमेजिंग है ना, राइट? मेरे टेक फंड इज डबल एनएवी। तो यू हैव टू हैव दैट इंडिपेंडेंट थिंकिंग। सो फॉर माई ओन पोर्टफोलियो आई डू इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड आई टेक माई कॉल्स, राइट? बट फॉर माई क्लाइंट्स आई हैव टू बी, उनको हैंड होल्ड करना है ना भाई, तो उनको हम 12% का ही बोलते हैं भाई इतना आ जाए और वो बने रह जाए 5 साल, तो शायद वो अपना समझदार हो जाएंगे। तो फिर वो और पहला 1 करोड़ बना लेंगे ना, तो फिर वो 1 का 2, 2 का 4 ईजी है उनके लिए बनाना, जर्नी में रहना। तो क्लाइंट्स के लिए मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल में मुझे लगता है कि देयर एक्सपेक्टेशन शुड बी बिटवीन 10 and 12% राइट नाउ, क्योंकि देखो इक्विटी मार्केट ने पिछले 5 साल में 20% का कैगर दिया है। 2020 से लेकर 2025 तक की दिवाली आप देख लो, मतलब सब मार्च से लेकर 20-25, ये सेम टाइम नहीं आने वाला है। अगर हम लॉन्ग टर्म एवरेज 12% बोल रहे हैं, तो अगर 5 साल 20 आया तो अगले 5 साल नीचे होएगा, तभी तो एवरेज 12-13 आएगा। ट्रू। तो देयर एक्सपेक्टेशन शुड बी सिंगल हाई डिजिट्स लाइक 9%, 10% काइंड ऑफ थिंग और दिस थिंग। सो अगले 1 साल में पॉइंट टू पॉइंट करोगे तो 10, बट अब आप 10 का 25 कैसे करोगे रिटर्न? 7 अप्रैल को ये मौका मिला था आपको, राइट, जब सिवियर डिप आया, जब सिवियर डिप 18% डाउन में था। उस वक्त आप अगर टॉपअप भी कर देते 20%, 10%, तो वहाँ आपका एवरेज मिला के 15% का रिटर्न बन जाता। तो ये रेंज बाउंड मार्केट में यू हैव टू वेट फॉर 10% और मोर डिप्स। प्रॉब्लम क्या हो गई है संजय जी, आजकल 1% को भी डिप माना जाता है, 2% को तो सुपर डिप हो जाता है, और 3% तो लाइक क्रैश हो गया मार्केट एक दिन में अगर हो जाए तो, जबकि वो मौके हैं, और 3 और बाय द वे 3 या 5% में तो लोगों के पैसे खत्म हो जाते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। दैट्स अ बिगेस्ट मिस्टेक डू। व्हाट आई डू, समबडी लाइक मी, पहले 20% तक तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मेरी SIP है वो टाइमिंग कर रही है, राइट? तो मैं 5% में क्यों अपना और पैसा लगाऊं? श्योर, मेरा जा रहा है। और देखो 5% में मैं डाल भी दिया पर्सनली, तो उससे क्या वेल्थ बन जाएगी? मतलब 5 ही तो गिरा है ना। जब 20 में गिरेगा, एक स्टॉक मार्केट में एक कहावत है, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, it's how much you bet when things go right or wrong, whatever. How much you bet is very important. Sizing is very important. Right. So 20% down, the kind of sizing I'm going to do is going to be massive. तब जब वो ऊपर जाएगा ना तो बड़ा पैसा, बहुत बड़ा पैसा बनेगा। 3% में नहीं डाला, मिस किया तो किया, कोई बात नहीं, रिवर्स। मैंने लास्ट अप्रैल 7 को 18% मिस की है, क्योंकि माई थिंग वॉज 20%। नहीं आया तो नहीं आया, मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं है। मेरे क्लाइंट्स बहुत बोले सर आपको पता नहीं था, आप कर देते, 15% आया, 18% आया। मैं बोला नहीं, आई विल स्टिक टू माई डिसिप्लिन ऑफ 20%। बट मान लीजिए कीर्तन मेरे क्लाइंट है, उनकी SIP बहुत कम है, तो मैं उनको 10% के बाद से बोलना चालू कर दूंगा कि आप थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि यू कैंट वेट फॉर 20% द वे आई एम, बिकॉज आई एम एनीवे डूइंग टाइमिंग थ्रू माई SIP। ट्रू। तो बहुत लोगों के फ़ोन 15% पे आएगी, तो मतलब ठीक है सर आपके पास पैसा है, आप डाल दीजिए थोड़ा 20 रुपये, पर मैं 20 पे ही डालूंगा। मैं 20 पे डालूंगा, और 20 पे मैं डालूंगा, और 20 पे मैं ओपन न्यूज़लेटर। देखो 10,000 अगर इन्वेस्टर्स हैं हमारे पास, आप हर किसी को तो रीच आउट नहीं कर सकते, बट जब मुझे लगता है 20% का अच्छा मौका है, एटलीस्ट अपना एक फ़र्ज़ बनता है कि आप एक ब्रॉडकास्ट करो सबको, दिस इज अ ग्रेट दिवाली सेल, खरीदिए। हाँ खरीदिए। और ऐसे मौके ना 5 साल में एक बार आते हैं, क्योंकि मुझे अभी तक कोविड 2020 के बाद अभी तक ब्रॉडकास्ट करने का एक भी मौका नहीं है मार्केट के ऊपर। तो जब, और मैं रेडी था इस बार 20% के लिए, लेकिन 7 अप्रैल को वो भी नहीं आया, तो 17-18% जैसे आ जाएगा ना, तो मैं रेडी रहूँगा अपने के लिए, और 20% पर न्यूज़लेटर चला जाएगा कि आप ये मौका है, चाहे जो जितना कर सके करो, नहीं कर सकता है तो आप होल्ड करके रखो, पैनिक मत करो। तो दैट्स हाउ यू कैन मेक 15% रिटर्न और 14% और 13% बाय बाइंग दोज डिप्स व्हेनेवर दोज अपॉर्चुनिटीज कम। एंड व्हाट अबाउट यू? आई थिंक आई टेक रेफरेंस फ्रॉम व्हाट ही सेड, और 2 पॉइंट ऐड करूँगा। इन्होंने चाइना फंड की बात की,
I've actually in the last 2-3 years lost a couple of clients क्योंकि हमने उनका पैसा चाइना फंड में डलवाया था और डलवाने के बाद जो 1-2 साल का पीरियड था of course it didn't perform right but the thought was कि इतना कम भाव पे मिल रहा है and with the way China is right ये भाव पे नहीं खरीदोगे तो कब खरीदोगे today when they look at the CAGR of the fund right I've had the same clients who left call me back and said sorry तो मैं इसीलिए बिहेवियर पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करता हूँ जब भी मैं कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ इन जनरल या क्लाइंट के साथ क्योंकि मुझे पता है कि इनके लेवल का कॉन्फिडेंस या मेरे लेवल का कॉन्फिडेंस जिसकी वजह से हम खुद पैसा डाल रहे हैं या क्लाइंट का पैसा डाल रहे हैं उस लेवल का कॉन्फिडेंस क्लाइंट को कभी भी नहीं होगा राइट तो बिहेवियर के अलावा आप इस मार्केट में पैसा नहीं बना सकते सेकेंड I will tell you another thing that I do from a client perspective. Again, taking reference from what he just said. पिछले 45 years में 41 years ऐसे रहे जहाँ मार्केट इंट्रा ईयर 10% गिरा है इन्होंने कहा ना जैसे 5-6 साल में एक 20% का फॉल आता है पर 10% का फॉल 44-45 years में 40 बार 10% का फॉल आता है टॉप से अरे वाह हर साल तो वो हमारा नंबर 10% है ओके राइट तो 10% पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उस साल आपके पास बचा हुआ पैसा है वो इन्वेस्ट कर डाल दो क्योंकि देखिए टाइम करने की क्षमता किसी में नहीं है राइट और अगर आप उस थॉट प्रोसेस से सोचो कि हर साल आप इनकम तो कमा रहे हो वो आपके पोर्टफोलियो का कितना परसेंट है वो बात की बात है पर हर साल शायद होपिंग कि आपके पास कुछ नया पैसा होगा निवेश करने के लिए पर हर साल अगर पीक से मार्केट 10% गिरा है तो आप निवेश कर दीजिए ये पॉलिसी की वजह से आप शायद वो मार्केट से 3-4% ज़्यादा कमा पाएंगे तो 3-4% कमाने की जर्नी इज़ नॉट बिकॉज आप बहुत ही सुपर टैलेंटेड हो और आपने ऐसे फंड्स चूज़ कर लिए जो 10 साल में मार्केट को बीट कर लेंगे पर लाइक ही राइटली सेड नीचे मार्केट गिर रहा है तब आप कितना पैसा लगा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी लॉन्ग टर्म में आप कितना पैसा जनरेट कर पाओगे आई थिंक आई हैव वेरी सिमिलर व्यूज़ दैट हीज इज़ अगले 1 साल में क्या होगा किसी को नहीं पता है एंड आई माइट लुक सुपर इंटेलिजेंट और आई माइट लुक सुपर डम अ ईयर लेटर इफ आई मेक अ कमेंट राइट तो आई थिंक इट इज फ्यूटाइल एट दिस पॉइंट इन टाइम कि मैं एक कमेंट कर दूं कि 1 साल बाद मार्केट कहाँ दिखेगा क्योंकि नहीं पता मुझे पर ये बड़े बड़े लोग तो करते हैं मॉर्गन स्टैनली ने कर दिया सिटी ग्रुप ने बोला है कि दिसंबर तक 28,000 पहुंच जाएगा निफ्टी सो व्हाट आर दे थिंकिंग इज इट ओनली कि भाई उनको कुछ रिपोर्ट बताना है या करना है व्हाट इज दैट एक तो उनका you have to look intelligent you know that's the you know देख लो भाई सुन लो दैट्स द फर्स्ट पार्ट that's the first part and secondly उनको कुछ और करने की जरूरत नहीं जो भी बड़े फर्म से forget about this thing वो अपने 25 साल में अपने predictions जो लिखे हैं उनके तो सारे डॉक्यूमेंटेड हैं चेक कर ले कि हमारा क्या रेशियो रहा है यार नेक्स्ट टाइम से अगर वो समझदार होंगे तो कमेंट करेंगे भी नहीं वो कहते हैं ना इकोनॉमिस्ट पहले प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या होगा और फिर बैठ के डिस्कस करते हैं ये क्यों नहीं हुआ तो वो उनका काम है you know and market forecasting was created so that astrologers look respectable you know तो वही है एंड आई थिंक स्पेसिफिकली इस समय पे एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इस समय पे जब आपको पता नहीं है कि ट्रम्प किस मूड में कल सुबह उठेगा और वो क्या बोल देगा कौन से सेक्टर के बारे में यू ओनली वांट टू लुक डम अ ईयर लेटर टू मेक अ कमेंट वो कहते हैं ना स्टॉक मार्केट पंप करेगा या ट्रम्प रात को डिसाइड करेंगे डोनाल्ड ट्रम्प बट सेकेंडली फॉरगेट एनीथिंग अगर आपको ना जैसे कोविड से लेकर आज तक सारी न्यूज़ भी पता चल जाता है ना तो भी आप ऐसा नहीं बना सकते ऐसा नहीं राइट मैं आपको एक इवेंट बता दूं 10 साल में क्या क्या होने वाला है फिर भी आप पैसा नहीं फिर भी बना आप पाओगे पैसा खोगे उल्टा अग्री यू विल लूज मनी एंड दिस हैज बीन प्रूवन है तो फिर हम लोग क्या व्हाट आर वी रियली ट्राइंग टू प्रेडिक्ट देन राइट वी कांट प्रेडिक्ट इवेंट्स वी कांट प्रेडिक्ट व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ मार्केट व्हेन दीस इवेंट्स हैपन In fact, just to take a clue from what he's saying, जब मार्केट गिरा और 9,000 हो गया, ठीक है, और तब सबसे बड़ा कोविड का वेव आया, उस दिन से लॉकडाउन चालू हुआ उससे पहले तक तो लॉकडाउन भी नहीं था किससे प्रेडिक्ट किया था कि वहां से मार्केट रिबाउंडेड द डे यू एंटर्ड लॉकडाउन कैन यू इमेजिन आपको पता होता ना तो भी पैसा नहीं बनाते लाइक तो भी पैसा नहीं बनाते राइट तो ये प्रेडिक्ट करना तो बेसिकली फॉलो द रूल्स जस्ट फॉलो 100% फॉर 1 year फॉलो द रूल्स फॉर श्योर हाँ फॉर यू नो एंड सेकेंडली इसमें क्या है कि देखो वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर कि जो एसेट क्लास चल जाती है बहुत ज़्यादा उसके फ्यूचर रिटर्न्स कम ही होंगे मीन रिवर्जन की तरफ आएंगे एसेट क्लास का ये रूल होता है नो एसेट क्लास विल ग्रो टू हेवन राइट तो
तो अगर कोई चीज़ चल चुकी है, जैसे गोल्ड चल चुकी है 2 साल में, तो बी प्रिपेयर्ड कि नेक्स्ट 3-4 years ऑफ गोल्ड विल बी वेरी मॉडरेट रिटर्न्स. यू कांट एक्सपेक्ट द सेम रिजल्ट्स. अनफॉर्चुनेटली आज लोग गोल्ड खरीद रहे हैं इस दिवाली पे, लोग क्योंकि वो खरीद top of रहे the हैं charts सोच पे के आ कि गया ये है। रिटर्न, जबकि उनको बेचना चाहिए. जबकि उनको बेचना चाहिए. अ स्मार्ट गाय विल एक्चुअली ऑफलोड गोल्ड, राइट. एंड रीबैलेंसिंग, हम लोग खाली इक्विटीज में रीबैलेंसिंग की बात क्यों करते हैं? गोल्ड में भी रीबैलेंसिंग होना चाहिए ना. अगर गोल्ड चल गया तो रीबैलेंसिंग करो. कोई भी एक एसेट क्लास बहुत बढ़ गई है, रीबैलेंसिंग करो. जो नहीं चली है उस पे इन्वेस्ट उसको लोड अप करो यार. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा देता हूँ पिछले 25 सालों का. 3 ऐसी साइकिल्स आई है गोल्ड में पिछले 25 सालों में, जहाँ पर अगर आपने पीक पे खरीदा होता तो गोल्ड को पहली साइकिल में 9 साल लगे उस पीक को ब्रेक करने के लिए, और दूसरी 2 साइकिल में 7-7 साल लगे. तो 25 सालों में से, राइट, 9 साल की एक साइकिल है, 7-7 साल की 2 साइकिल है. मान लीजिए अगर अनफॉर्चुनेटली ये पीक का गोल्ड है, ट्रेडिशनल हिस्ट्री को देखे तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है इस पीक को ब्रेक करने वापस के लिए. ब्रेक करने के लिए. 7-7 साल लगे हुए हैं तो उतना टाइम तो लग ही सकता है. सर, लोग एसेट एलोकेशन पे फोकस नहीं करते हैं, और मुझे लगता है एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है. तो आज हम क्या करते हैं, कुछ 5-6 सिनेरियोज बिल्ड करते हैं, और उसमें क्या एसेट एलोकेशन होना चाहिए, किस नेचर का म्यूचुअल फंड होना चाहिए, इस पे चर्चा करेंगे, नॉट नेमिंग स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स. तो सर, एक केस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ. एक फैमिली है जिसको अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है, लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब दे हैव मनी, लेट्स से आर्गुमेंटेटिवली स्पीकिंग उनके पास 50 लाख रुपीस है एंड दे वांट टू इन्वेस्ट टुडे, और वो लंबे समय तक देख रहे हैं कि भाई मैं 10-15 साल, बोल तो रहे हैं, पता नहीं वो तो आपको हम सबको पता है कि आज बोलते के डेट में वक्त सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है. सब आते तो लॉन्ग टर्म के लिए है. हाँ, लॉन्ग टर्म रॉन्ग टर्म बन जाता है उनका. तो बट ये चाहते हैं 10-15 साल रुकना. तो अगर ये 50 लाख रुपए आज आपको डिप्लॉय करने हो उनके बिहाफ पे, तो विल स्टार्ट विद यू गजेंद्र सर. कहाँ किस तरीके से आप डिप्लॉय करेंगे इसको? वेल्थ बनानी है उनको. वेल्थ बनानी है. अगर क्लैरिटी और एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो देखो, मैं पर्सनली अगर मैं उनको मेरी तरह इमेजिन करूँ कि मैं हुआ, क्योंकि सी प्रॉब्लम क्या होता है कि बिकॉज आवर माइंडसेट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एंटायर वर्ल्ड. कैन यू इमेजिन, मतलब हम लोग आप भी शायद बोलते होंगे 99% इन्वेस्टर्स को हम पहले मीटिंग बोलते हैं आप वेल्थ नहीं बना पाओगे. आप मेरे पास आ तो रहे हो फिर भी आप नहीं बना पाओगे, बिकॉज कहीं ना कहीं यू विल नॉट बी एबल टू फॉलो टू द टी व्हाट आई एम सेइंग. राइट. तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट. बट आज सपोज मुझे है और मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरा इक्विटी में डाला बनी है, तो आज के दिन मैं 80-90% में डाल दूंगा इक्विटीज़ में. ओके. राइट, बिकॉज क्या होता है, टाइमिंग करके वेल्थ में बनाई, और 15 साल के लिए पैसा है. आप इमेजिन करो ना, 15 रुपये और 17 रुपये में क्या वैल्यू है? एक फंड की वैल्यू आज 17 रुपये NAV है, और एक फंड की NAV, उसी फंड की NAV 15 दिन बाद 15 रुपये पे NAV आ गई. तो डिफरेंस कितने का है? 2 रुपये का. हाँ, 2 रुपये परसेंटेज वाइज राउंड अबाउट 10%, 12%. बड़ा है, बड़ा अच्छा खासा डिफरेंस है ना. उस वक्त तो लगेगा. 15 साल पहले आपने डाला 2 महीने के डिफरेंस में, और आज दोनों बिकॉज इट्स द सेम फंड, NAV 200 रुपये है. डज इट रियली मेक एनी डिफरेंस? एब्सोल्युटली नॉट. 15 और 17 रुपये में आपने खरीदा. अब आप सोचोगे इन द लॉन्ग स्केल ऑफ थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता है. और उस वक्त हमने उसके लिए कितनी मेहनत की थी. डिड इट रियली यील्ड दिस थिंग? सो 15 साल में ना सब कुछ बहुत छोटा दिखने लग जाता है व्हेन यू जूम आउट, है ना. ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. मैंने एक बहुत, सॉरी मैं आपको यहाँ कट कर रहा हूँ, मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन किया था कि मान लो आपने आज पैसा इन्वेस्ट किया, 1 साल बाद 20% मार्केट गिर गया, तो आपका फंड तकरीबन 12% नेगेटिव में दिखाएगा, क्योंकि 1 साल में आपने कुछ रिटर्न कमाया था, फिर 20% गिरा, तो वो 100 रुपया 20% से नहीं गिर रहा है, वो बढ़ा हुआ 20% से गिर रहा है, तो आपका पोर्टफोलियो 11-12% नेगेटिव दिखाएगा. पर अगर आपने 15 साल इन्वेस्ट किया है और उसके बाद मार्केट 20% से गिरा, तो आपका 12% वाला CAGR 11% हो जाएगा. एग्जैक्टली द पॉइंट. तो जितने ज़्यादा आप इन्वेस्टेड रहोगे ना, उतना बिहेवियरली भी आप कंफर्टेबल रहोगे, क्योंकि मैथमेटिकली आपका पोर्टफोलियो आपको लास्ट टाइम 12 दिखेगा, अब 11 दिखेगा, पर जितने कम समय के लिए इन्वेस्ट किया उतना बड़ा वेरिएशन दिखेगा. शॉर्ट टर्म में छोटा सा मूवमेंट बहुत बड़ा नंबर हो जाता है. बट लॉन्ग टर्म में मैंने बताया ना 15 रुपये, उस वक्त तो आप, अच्छा उस वक्त आप मुझे 50 लाख देते, मैंने आपका 70 रुपये पे डाल दिया होता, 2 महीने बाद 15 रुपये आ जाता. क्या किया गजेंद्र सर? 12% मार्केट डाउन है, राइट. अब डाल देते, STP कर देते हम. उस वक्त कितना डिस्कशन करते, 6 लाख रुपए कम कर दिए. 6 लाख रुपये कम कर दिए, राइट. और आज हम ये बात ही नहीं कर रहे हैं, 200 रुपये हो गए. तो ये है. प्लस एक दूसरी बात समझो लाइफ में, आप ये 50 लाख पूरी जिंदगी में आप एक ही बार नहीं डालने वाले. जब तक आप लाइफ में पैसे कमाते रहोगे ना, आप डाल रहे हो, तो टेक्निकली आप हर साल SIP कर रहे हो ना, लमसम भी कर रहे हो, बट अगले साल भी तो आप 20-25 लाख दोगे, कुछ 10 लाख दोगे, फिर अगले साल दोगे,
तो लॉन्ग टर्म में तो वो भी तो एक SIP हो गई है। तो टाइमिंग का क्या फ़र्क पड़ता है कि आज हम सेंसेक्स क्या लेवल पे हम डाल रहे हैं। सही कह रहे हो। तो थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। और वो तब, वरना 2008 के पीक में आपने डाला, बाय द वे 2008 के पीक में भी आपने डाला है ग्लोबल GFC के क्राइस, और आज भी आपने रखा है तो भी आपने 12% बना लिया राइट। एक ही बार डाला है तो भी आपने कमा लिया। बट आप एक बार तो डालोगे नहीं, आपने आपने हर बार डाला है, 10 पे डाला है, राइट। तो आपने 14-15% बना ही लिया। चाहे आपने टाइमिंग की, गलत कॉल लिए, तो मार्केट आपको रिवॉर्ड करता ही है बैठने के लिए। बट हम लोग शॉर्ट टर्म में इतना ओवर थिंकिंग करते हैं, मैं 3 महीने का STP करूँ या 6 महीने का करूँ या आज लमसम डालूँ। ऑल ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, मतलब सब लोग, हम फंड मैनेजर सब मिलके। और मजे की बात क्या है ना, आप जितना भी कर लो 4 महीने बाद आप भी मैच भूल जाते हो, मैं भी भूल जाता हूँ। सही कह रहे हो। आपने कभी नहीं देखी मेरी STPs क्या क्या लेवल पे गई है, ये हमने लेसन्स कभी नहीं सीखे कि इसे हमने राइट किया या रॉन्ग किया। पोस्ट फैक्टो नहीं किया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मैं देखूं एंड जस्ट थिंक दैट वे, व्हाई आर यू पुटिंग मनी इन इक्विटीज? ग्रोथ के लिए। ग्रोथ के लिए। तो हर साल आप सोचोगे ना ऊपर ही जाएगा धीरे धीरे, करेक्ट? तो एंड इक्विटीज हैज अ हिस्ट्री कि 3 out of 4 years, जैसे कि इन्होंने बताया, लुक एट द दिस थिंग, हर साल 10% ज़्यादा भी गिरेगा, लेकिन हर साल 4 out of 5 calendar years it will close at a higher level than when it began. करेक्ट। तो जब ये ग्रोथ एसेट क्लास है, हर साल ऊपर ही जाना है, तो आप STP अगर कर रहे हो तो आप नीचे पे बाइंग करोगे या आप ऊपर पे बाइंग करोगे? खासकर 10-12 महीना जो भी आप कर रहे हो। तो every STP that we have bought for clients, in most of the cases, They have been we've losers. seen they've been losers technically, but they are still happy because volatility Volatility नहीं झेली नहीं गई। दिखी उनको ऊपर की वोलेटिलिटी दिखी ना, बट उनको पता नहीं कि उन्होंने नुकसान क्या किया है, जस्ट बिकॉज दे डिडंट वांट टू लेट गो दैट वोलेटिलिटी। सो वोलेटिलिटी हैज अ कॉस्ट, इफ यू डोंट वांट टू पे द कॉस्ट, फिर STP करो। फिर STP करो एंड बी सेटिस्फाइड विद लोअर रिटर्न्स। लो रिटर्न्स आल्सो। फॉर मी, एट एनी कॉस्ट, आई डोंट वांट टू डाइल्यूट माय रिटर्न्स फॉर द सेक ऑफ वोलेटिलिटी। वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं, लोगों को लगता है रिस्क, volatility is risk. For me, volatility is actually opportunity. मतलब मैं आज जैसे 1 साल पैसा नहीं बनाया ना दिवाली से दिवाली लास्ट, मैं चाहता हूँ ऐसा और 3 साल नहीं बने। बहुत यूनिट्स हो जाएंगे। गिरे। मैं 5 साल से वेट कर रहा हूँ, नहीं गिर रहा है, राइट? गिरे, चाहे इंडिया गिरे चाहे चाइना के, कोई तो गिरे यार, गोल्ड गिरे, कुछ गिरे, जहाँ डालना है तो आप पैसा बनाओगे। बट उसके लिए पेशेंस रखना। और मालूम है पेशेंस कब नहीं होता, जब आपके पास पैसे होते हैं ना, तब पेशेंस और नहीं होता है। हाँ, जेब में पैसे उछलते हैं। कैश में बैठना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ में, राइट? क्योंकि बाकी लोग अमीर बने और आप 6% पे कमा रहे हो। तो शांति रखना, ड्राई पाउडर जिसको हम बोलते हैं, ड्राई पाउडर मैनेज करके रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज कैश इज किंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब जरूरत हो तो ये सब बहुत कहने में ईजी है, लेकिन जब आपके पास आपके पोर्टफोलियो में होता है ना एज एन इन्वेस्टर, तो बिहेव करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज अगर सर वापस आते हैं, 80 to 90% जो इक्विटी है वो कैसे आप डालते हैं? मतलब वुड यू इन्वेस्ट इन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, कैसे आप इसको? सो पर्सनली जैसे मैं हर साल SIP बढ़ाता हूँ, तो हर साल लेता हूँ उस वक्त, राइट? तो मेरा मैक्सिमम पैसा मिड एंड स्मॉल कैप में 60% इज इन मिड कैप। प्योर लार्ज कैप फंड मैं नहीं लेता हूँ, या फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप के थ्रू है तो उसमें थोड़ा बहुत आ जाता है। आज की डेट में लार्ज कैप इज मोर अट्रैक्टिव देन a mid and small cap as a class, right? But I'm still a believer of small cap in India story. Again, it's a very big thing, but not advisor for many, because small cap जब गिरते हैं ना तो बहुत ruthlessly गिरते हैं, बहुत गंदे तरीके से। तो मैं तो क्या, अगर 20% गिर जाएंगे तो मैं तो खूब टॉपअप करूँगा, 25 पे भी और टॉपअप करूँगा, काइंड ऑफ थिंग। बट मुझे ये मालूम है कि लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप ही राजा है, चाहे वो 1% भी एक्स्ट्रा दे, चाहे वो 2% भी एक्स्ट्रा दे, बट वो 2% एक्स्ट्रा का भी जो पावर होता है ना, वो बहुत बड़ा पावर होता है, और उसके लिए आपके ऊपर नीचे बहुत कर देगा, मतलब लाइफ में उथल पुथल बहुत कर देगा। बट अगर आप झेल सकते हो तो स्मॉल कैप इज द राइट वे। एंड द बेस्ट थिंग फॉर मी इज इन्वेस्ट इन थिंग दैट इज नॉट परफॉर्म। सो सपोज सेक्टर्स भी मैं डालता हूँ पैसा, उसमें डालता हूँ, तो मैं उसमें डालता हूँ जिसने परफॉर्म ही नहीं किया। तो बहुत लोग को लगता है वो रिस्क है, क्योंकि देखो जब आज जैसे एक क्लाइंट का मेरा फ़ोन आया, IT उसको समझ में आ रहा था, करेक्ट? तो उसने बोला कि यार IT में तो नहीं डालना चाहिए, क्योंकि सबकी बहुत हालत ख़राब है अभी तो कंपनी, और ट्रम्प कुछ बोल देगा तो और ख़राब हो जाएगा। तो मैंने उनको बहुत लॉजिक बताया, मतलब मैं आपकी बात मानता हूँ कि जो इन्फोसिस पहले वाली थी वो अब नहीं रही है, या जो TCS है, तो 100 रुपये की वैल्यू थी, पहले मार्केट 100 रुपये वैल्यू देता था, अब आज उनकी वैल्यू 70 रुपये हो गई है, राइट? बट मार्केट तो 40 रुपये दे रहा है आज उनको, तो फिर तो चीप अभी भी गैप है, गैप तो है ही है ना। तो मैं तो 40 में खरीद रहा हूँ ना, वो मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं करना है कि वो 100 तक जाए वापस, वो अपने 70 तक आ जाए, मैं तो पैसे बना लूंगा। तो
तो यू हैव टू, एंड जब वो 70 रुपए की वैल्यू होती है ना तो आपको 40 की वैल्यू दिखने लग जाती है. स्टोरीज अराउंड यू बिकम नेगेटिव, राइट. आज IT ऐसे फार्मा था, ऐसे हर चीज़ में आती है. जब मैं 3 साल पहले चाइना गया था, सब लोग बोले थे भाई चाइना में कुछ पता नहीं है, बैंकरप्ट है, क्या है. बड़े बड़े किस्से आ रहे थे उधर बाहर. हाँ, तो मैं बोलता था मुझे भी मालूम नहीं है. मैंने बोला मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ चाइना पे, पर मुझे एक चीज़ मालूम है, 100 रुपये की चीज़ है, आज उसका फेयर वैल्यू 50 होना चाहिए, लेकिन दुनिया उसको 10 रुपये की वैल्यूशन दे रही है. तो 5 गुना तो है फिर भी. एग्जैक्टली. और जिस दिन थोड़ी सी भी पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, थोड़ी सी भी, वो 10 का सीधा 30 हो जाता है. मैंने तो 10 में खरीदा है ना, तो मेरा तो 3 गुना हो गया विद इन अ मैटर ऑफ टाइम. और लिटरली ये हुआ है मेरे साथ में. एक साल में NAV डबल हुई है. When Indian markets have been -5%, my tech fund NAV has doubled in 1 year, 100% return, because you paid so bloody cheap. तो सेक्टोरल रोटेशन जो है वो So, देखो अगेन वो हम एक्सपर्ट्स कर सकते हैं, और वो हम क्लाइंट्स के लिए भी नहीं कर सकते हैं. हम क्लाइंट्स के लिए नहीं कर सकते हैं बिकॉज उनमें उतना पेशेंस नहीं है, वो रुकेंगे. मुझे इनको आपको मालूम है कि भाई अगर मन में आया कि 10 साल भी नहीं चले और मैं बैठने को तैयार हूँ, 10 साल ऑनेस्टली अगर आप रुक सकते हो तो फिर आप बहुत पैसा बनाओगे. अगर आपके 1 साल में ईच आने लग गया ना कि अरे यार ये तो चला ही नहीं है, और कंपेयर करोगे जो दूसरा चल गया, तो फिर आप पैसा तो रोने लग जाओगे आप. तो इसलिए इन्वेस्टर्स ये तो वही वाला लाइन वाला हिसाब है. 10 लाइनें चल रही है किसी में. क्लाइंट्स को अगर मुझे देने हैं तो somebody लाइक मी अगर बोलता है मैं एग्रेसिव हूँ, डोंट गो विद स्मॉल कैप, डोंट गो विद दिस थिंग, गो विद मल्टी कैप फंड. 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप, और 25% लार्ज कैप, और 25% फंड मैनेजर डिसाइड, राइट. और तुम ये भी कर लोगे ना तो यू विल क्रिएट इनफ अमाउंट ऑफ वेल्थ. कीप इट सिंपल. परफेक्ट. आप कैसे डालोगे 50 लाख रुपए का कॉर्पस आज? इफ यू आई थिंक अगर इन्वेस्टर अग्रेसिव है और समय भी है, अग्रेसिव का मतलब वो सोच रहा है अग्रेसिव नहीं, वो जेन्युइनली रुकेगा अगर मार्केट वॉलेटाइल है और उसके पास 8-10 साल का समय है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों के पास फिक्स्ड इनकम तो ऑलरेडी होता है उनकी जॉब की वजह से, EPF वगैरह 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 करते, तो उनको फिक्स्ड इनकम में पैसा रोक के कोई मतलब नहीं है. दिस इज़ वेरी काउंटर प्रोडक्टिव, क्योंकि एज प्रोफेशनल्स हम लोग बोलते हैं एसेट एलोकेशन ज़रूरी है, 80% इसमें रखो, 10 उसमें रखो, 10 उसमें रखो. पर मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग भूल जाते हैं कि उनके पास फिक्स्ड इनकम का इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, थैंक्स टू प्रोविडेंट फंड, LIC, रियल एस्टेट, FDs, PPF, कि यहाँ पैसा वो निवेश करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो आई एम समबडी जो अगर मुझे आके कह दे कि मेरे पास 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो मैं 80% इक्विटी वाला हूँ और 20% गोल्ड वाला हूँ, राइट. पर ऑफकोर्स इस समय पे गोल्ड में पैसा रोकना, जैसे मैंने कहा, इज इलॉजिकल. तो पैसा आज शायद इक्विटी में जाएगा. आई वेरी फर्मली बिलीव कि अगर आपके पास 8-10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करो कि लार्ज कैप चलेगा, मिड कैप चलेगा, स्मॉल कैप चलेगा. आप उसे इक्वली डिवाइड कर दो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, या मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप कर दो. तो लार्ज कैप का पैसा फ्लेक्सी कैप में जाएगा, मिड कैप का पैसा मिड कैप और मल्टी कैप में जाएगा, और स्मॉल कैप का पैसा स्मॉल कैप में जाएगा. क्योंकि मेरे हिसाब से 2018 के बाद, अगर आप, जब से ये इंडस्ट्री चेंज हुई है, तब से अगर आप नोटिस करें पिछले 6-7 सालों में, फ्लेक्सी कैप फंड एक ऐसा फंड है जो जिसमें 60% 70% लार्ज कैप में ही पैसा होता है, राइट. इनवेरिएबली फंड मैनेजर्स जो भी बोले, राइट, 70% पैसा, मैंने तो ये नोटिस किया पिछले 6-7 सालों में कि फ्लेक्सी कैप नाम है पर है लार्ज कैप फंड है. अगर आप मल्टी कैप का भी स्ट्रक्चर देखें तो रिस्क रिटर्न रिवॉर्ड उसका मिड कैप जैसा है, राइट. और स्मॉल कैप है. तो अगर मैं कह रहा हूँ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इक्वली डिवाइड कर दो, तो लार्ज कैप में आप पैसा फ्लेक्सी कैप में डाल दो, मिड कैप के लिए आप मिड कैप फंड ले लो, और आप एक मल्टी कैप फंड ले लो, और स्मॉल कैप में स्मॉल कैप फंड्स ले लो. अगर ये तरीके की एलोकेशन आप आज कर दो और आपके पास 8-10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है और आप अग्रेसिव हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आराम से मिड कैप जैसा रिटर्न और मिड कैप से कम रिस्क वाला पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाओगे. तो आज अगर कोई 8-10 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन से आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सही एलोकेशन है करने के लिए. परफेक्ट. और उसमें खाली एक और हैक है, जैसे उन्होंने 3 बता दिया ना, सिंपल चीज़ है. उसमें हर साल आपके पास पैसे आए, हर साल ऐड करते जाओ. तो ऐड करते हो ना, जो सबसे खराब है उस पर ज़्यादा ऐड कर उस दो. पर ज़्यादा ऐड कर दो. ये सर नहीं होता लोगों से. यही बिहेवियरल जो फाइनेंस काम आता है कि भाई जो चीज़ गिरी हुई है उस पर ज़्यादा ऐड करो, अचानक से जिस दिन उठेगी आपको ज़्यादा तो मैं आपको सेम एग्जांपल देता हूँ जो सर दे रहे थे अभी. वीव लेटली स्टार्टेड रिकमेंडिंग IT फंड. ओके. तो जैसे ये क्लाइंट को मैसेज किया हमने कि IT फंड में एलोकेशन डालो, उसने इकोनॉमिक टाइम्स का फ्रंट पेज का फोटो डाल के भेजा
ट्रम्प इज किलिंग द इंडियन आईटी इंडस्ट्री। हम्म, अब आप उनको एक तो बिहेवियरली मैनेज नहीं कर सकते और टेक्निकली आप उनको कितना ही समझा लोगे कि पैसा क्यों लगाना है, राइट? लाइक से फॉर एग्जांपल तो करंटली हमको प्रॉब्ली ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग, ऑटो, कंजम्पशन में ऑटो और आईटी बड़ी अच्छी इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ पर आपको या सेक्टर्स है यहाँ पर आपको पैसा रोकना चाहिए। पर हमारा भी व्यू उनके जैसा बहुत सिमिलर है कि आप जब टेक्टिकल बेट ले रहे हो ना, तो आप टेक्टिकल बेट ऐसे ही सेक्टर में लो जो गिर चुका है, क्योंकि अगर आप चढ़ते हुए सेक्टर में लोगे ना और गलत टाइम पे एंट्री होगी ना, तो आपको उतनी जोर से मार पड़ेगी ना कि शायद आपको रिकवर करने में सालों लग जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। पर अगर गिरते हुए सेक्टर में, जो बड़ा सेक्टर है, नाउ आई एम नॉट सेइंग कि गिरता हुआ छोटा सेक्टर, प्लीज, बहुत डिफरेंस है। गिरते हुए बड़े सेक्टर में अगर आप पैसा रोकोगे ना, तो प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से गिरेगा कितना और ज्यादा, वो बहुत कम है। वो बहुत कम होता है। तो जब हम टेक्टिकल या सेक्टोरियल बेट लेते हैं ना, हमारा थीसिस बड़ा सिंपल है इनकी तरह, करेक्ट। गिरते हुए सेक्टर में पैसा लगाओ जहाँ पर आपको वैल्यू दिख रही है। तो हम एक छोटा सा एनालिसिस कर रहे थे पिछले 10 साल के लॉन्ग टर्म एवरेज पे, कौन से सेक्टर्स आज 10 साल के लॉन्ग टर्म एवरेज से कम मिल रहे हैं। 3 ही सेक्टर है, ऑटो, अच्छा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड आईटी। बाकी सब लॉन्ग टर्म के 10 साल के एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। नो ब्रेनर है, पर ये स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हिम्मत चाहिए। वो ये हिम्मत एक साल हो चाहिए। सकता है रिटर्न नहीं मिले फिर से। अच्छा, बट अगर इसको देखा जाए तो क्या हम, जो मैं एक स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ सिप ऑन डिप, तो क्या हम ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके इसमें सिप ऑन डिप करना चालू करें या लार्जर बेट्स ले? मतलब इंस्टेड ऑफ टेकिंग कि भाई अभी भी मेरे को डर लग रहा है, तो एक काम करता है यार, हर रोज जो आधा 1% गिर रहा है तो उस टाइम खरीद लेता हूँ। दोनों चीज़ है। सी देखो ना, वो बोलते हैं ना कि स्वर्ग जाने के भी 1000 रास्ते होते हैं, राइट? पैसे बनाने के भी 1000 है। कोई आदमी कॉन्सेंट्रेटेड बेट से पैसे बनाता है, वेल्थ बनाता है, और कोई आदमी 500 स्टॉक लेके भी वेल्थ बनाता है। राइट। मेरे एक क्लाइंट है जिनके पास 300 म्यूचुअल फंड और 17% का कैगर है, अरे बाबा, राइट? सल्यूट है उनको। हाँ, 300 फंड में 17% का कैगर, उनके पास सारा अल्फाबेटिक लिस्ट है, डायरी। आई थिंक द एडवांटेज इज वो लंबे समय से इन्वेस्ट है। हाँ, बस उन्होंने दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने NFO आया तो भी खरीद लिया, सब कुछ कर लिया, बट गलती ये नहीं कि निकाला नहीं, तो ये अच्छा है। तो दोनों चीज़ें मेरे लिए क्या सूट करता है कि आई एम समबडी हु बिलीव्स इन टेकिंग लेस डिसीजंस इन लाइफ, तो शायद गलती होने के चांसेस कम होंगे, राइट? बिकॉज यू आर वेरी थॉटफुल। जैसे अभी IT है, तो IT मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अभी तक मैंने डाले नहीं क्योंकि मेरा जो लेवल है यू नो वैसा उतना डीप है। बिकॉज सी मेरा एक फंडा मैंने लाइफ में मैं कंफर्टेबल हूँ, इज द पेंडुलम मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग। पेंडुलम ऑफ क्लॉक मूव करता था, जब तक वो एक्सट्रीम्स टाइप के पोजीशंस पे नहीं आता तब तक डालो मत या निकालो मत, तब तक बैठे रहो, राइट? 80% और 90% ऑफ द टाइम यू शुड डू नथिंग, लेस ऑफ एक्शन। 10% जब वो स्ट्राइक आता है ना, राइट? एक ना मैंने मीम देखा था कुत्ते का, कुत्ता गोल पोस्ट पे रखा हुआ है, उसको ना 50 तरह के उसके आइटम्स थ्रो कर रहा था, उसकी आंखें शापक सबको पास कर रहा था, लास्ट में वो हड्डी का एक टुकड़ा था वो थ्रो किया, एंड he grabbed like anything. Look at the focus of that guy or that dog. So I believe in somehow that nature. Let noise come through, जो जा रही है, मैं अपना देख रहा हूँ। तो मुझे जिस दिन लगता है कि ये राइट है, ये मौका 10%, जैसे कोविड में आया था और मैंने भर के डाला, चाइना का आया, PSU का आया, जहाँ ऐसे मौके आए मैंने डाले। गोल्ड मिस हो गया क्योंकि मुझे गोल्ड उतना सस्ता दिखाई नहीं 2 साल पहले भी, क्योंकि 2019 के बाद से गोल्ड भाग ही रहा है, तो ऐसा सस्ता नहीं था, इट वाज नॉट, और किसी ने सोचा नहीं था कि इस लेवल्स पे पहुंच जाएगा। तो वो स्क्रीमिंग बाय नहीं था, तो जब तक वो स्क्रीमिंग बाय नहीं आता वो नहीं, IT इज नाउ एंटरिंग इनटू दैट काइंड ऑफ थिंग। तो व्हाट आई बिलीव इज कि जब वो स्क्रीमिंग बाय आता है, देन बेट बैक। सो 20% अगर नीचे है, जैसे निफ्टी मैं ट्रैक करता हूँ NSE 500 को, NSE 500 20% नीचे जोन पे है, तो दैट्स अ गुड बाय जोन फॉर मी, बिकॉज मेरा पैसा, ये क्लाइंट का पैसा लार्ज मिड एंड स्मॉल सब में है, तो NSE 500 में सब आ गया, परफेक्ट इंडेक्स है। हाँ, है ना? तो डोंट ट्रैक NSE बिकॉज NSE वुड हैव फॉलन बाय 15 ओनली, व्हाइल NSE 500 हैज फॉलन बाय 20। तो 20% हुआ, तो फिर गो बिग इन पुटिंग मनी, एलोकेटिंग मनी इन ह्यूज अमाउंट। सो IT इज नाउ फॉलोइंग इनटू दैट। 2-3 चीज़ें हम देखते हैं, जैसे कीर्तन ने बताया 10 ईयर एवरेज वर्सेस दिस, वो बहुत चीप दिख रहा है। फिर लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर रिटर्न्स कैसे रहे हैं, अगर वो बहुत ख़राब दिख रहे हैं। फंड फ्लोज इसमें कैसे रहे हैं अगर नेगेटिव है, राइट? तो ये सारी चीज़ें आप देखो, और जो अच्छे फंड मैनेजर्स पे आप बिलीव करते हो उनका पोर्टफोलियो देखो, उन्होंने IT पे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। सो दैट ऑल्सो सेज द गुड फंड मैनेजर्स
हैज़ इंक्रीज द एलोकेशन बैंक्स इन लास्ट 2 years 3 years, जिनको आप फॉलो करते हो, ट्रस्ट करते हो, तो उससे आपको एक सिग्नल मिल जाता है कि दिस अ गुड टाइम. एंड बाय द वे यू कैन नेवर एंटर परफेक्ट टाइमिंग, 100%. राइट. बस आपको खाली एक ही काम करना चाहिए कि अगर आपने लमसम डाला है और जो लेवल पे डाला है यहाँ से और 10 गिर जाता है, देन डबल इट अप, डबल डाउन कर दो, डबल डाउन करते जाओ. क्योंकि और गिरने के बाद भी सेम करोगे ना तो फिर आप रिटर्न्स नहीं बना पाओगे। increment नहीं कर इतना अच्छा से नहीं कर पाओगे. तो डबल करते जाओ, उतना गट्स भी होना चाहिए और उतना उसको पोर्टफोलियो खराब भी दिखेगा आपका, क्योंकि जो डाला वो रॉन्ग हो गया आप, और 10 गिर गया और 10 गिर गया. तो आई टेल पीपल कि अगर आप इसमें घुसना चाहते हो लमसम में, आज डाल दो आईटी में 5 लाख रुपए डाल दो, और यहाँ से 10% गिरे ना तो 10 लाख की कैपेसिटी रखना टॉपअप करने की, तो ही तुम्हारा पैसा बनेगा. तो वैसा करो. बट ये सब मौके जो सेक्टर में करना चाहता है वो आपको फिर साल में एक आध मौके मिलते रहेंगे ऐसे, क्योंकि कोई ना कोई सेक्टर खराब करता है, कोई ना कोई कंट्री एलोकेशन खराब करता है. तो इसी वक्त अगर इफ़ यू आर ओपन टू इन्वेस्ट इन एनी एसेट क्लास एनीथिंग, तो आपको हर साल एक मौका कहीं ना कहीं एसेट क्लास में मिलता है डालने का. हो सकता है बड़ा मौका नहीं मिले बट छोटा मौका, जैसे मैंने चाइना में भी 1 साल में डाला था. आई इन्वेस्टेड गुड लमसम एंड दैट हैज गिवन मी वेरी गुड रिटर्न्स. तो मे बी IT इज लुकिंग better, but again it's not a recommendation. Sure. And we don't know how long it can still go like this. कीर्तन, एक नई कैटेगरी अब धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है, वो है फैक्टर फंड्स की. और मैं खुद भी स्टडी कर रहा था तो मैं देख रहा था कि स्पेशली मोमेंटम और वैल्यू, इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है ओवर लॉन्गर होराइजन्स अगेंस्ट देयर बेस इंडेक्स. तो अगर मैं निफ्टी 500 पकड़ूँ और उसमें क्वालिटी और मोमेंटम देख लूँ, या निफ्टी मिड कैप देखूँ और उसमें मोमेंटम और क्वालिटी देख लूँ, तो एक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है विदाउट द हेडेक ऑफ चर्निंग, एक्टिव, हाई फीस, ये सारी चीज़ों के परे एक अच्छा रिटर्न वो बना के दे रहा है. तो वुड यू रेकमेंड कि एक इन्वेस्टर को ये मोमेंटम, क्वालिटी, वैल्यू वाले भी फंड्स देखने चाहिए, या यू डू थिंक कि शायद पास्ट हिस्ट्री को रिपीट करना इनमें मुश्किल होगा? See, my only submission to this question in general is कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको ये समझना है कि आपको कितना समझता है. ओके, राइट. पैसिव में भी आज कम से कम 200-250 फंड्स हो गए. राइट. नाउ द पॉइंट इज कि आप बेसिक सिंपल निफ्टी में पैसा रोके, या वैल्यू, मोमेंटम, क्वालिटी, अल्फा, लो वॉलेटिलिटी, लो वॉलेटिलिटी, 200 में 30 स्टॉक, 100 में 50 स्टॉक. How are you going to be in a position to identify what is the right fit for you? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि passive is a great way to invest, but there is too much of complication in passive, as much as there is complication otherwise in terms of investing. Right? तो अगर आप लंबे समय के लिए पैसा रोकना चाहते हो, एक नॉर्मल इंडेक्स में पैसा रोक दो, एक अल्फा कर दो, एक मोमेंटम कर दो, एक प्रोबेबली क्वालिटी कर दो, एक मोमेंटम में कर दो, यानी जो भी 4-5 फैक्टर है सब में डाल दो, probably it'll average out for you in the long term. पर अगर आप ये खुद ढूंढने की गलती कर रहे हो कि यार अब कौन सा साइकिल चलेगा और कौन से वाले फैक्टर फंड में मैं पैसा रोकूं अगले 3 साल के लिए, you will fall flat on your face in my opinion. oh, right? So if you want to do quality, factor funds, the idea is allocate equally across all 3-4 factors. तो कभी कोई नहीं दौड़ेगा तो कोई दौड़ेगा, मोमेंटम नहीं कर रहा तो वैल्यू करेगा, वैल्यू नहीं कर रहा तो लो क्वालिटी, ये हाई क्वालिटी करेगा. Over 10 years probably it'll average out to be largely the same. पर अगर आप पिछले 3 साल का रिटर्न देखकर उस फंड में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ट्रस्ट मी, और या मेरे से लिख के ले लो, 10 में से 9 बार आपको झटका लगेगा कि इस फंड में मैंने क्यों पैसा रोका. क्योंकि जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सिक्लिकल है, फैक्टर्स भी सिक्लिकल है. मार्केट टॉप पे चल रहा है तब आप पैसा रोकने की कोशिश कर रहे हो तो आपका वैल्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, राइट, ये वाले फैक्टर्स चल जाएंगे. मार्केट नीचे है तो आपका मोमेंटम फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर चल जाएगा. अब जब तक आपको ये समझ नहीं है कि स्विचिंग कैसे करनी है, you will absolutely not know. बट एक 15 से 20 साल के साइकिल में तो ये सारी चीजें होनी ही होनी है. मार्केट नीचे भी होनी है, ऊपर भी जानी है, मोमेंटम को भी वैल्यू, मतलब वो मिलेगा, टाइम मिलेगा. भाई अब 3-4 फैक्टर्स में पैसा रोक दो ना अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ओवरऑल इल एवरेज आउट, राइट. पर अगर आप टाइम करने की कोशिश कर रहे हो, बेस्ट ऑफ द गाइज विल फॉल फ्लैट इन माय ओपिनियन. सर, नो, सेकेंडली, सो जस्ट लुक एट दिस वे कि जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है, करेक्ट. आप 20 साल का पीरियड लोगो, स्मॉल कैप वुड हैव आउटपरफॉर्म लार्ज एंड मिड श्योर
ऑन ए ईयर टू ईयर बेसिस मे बी लिटिल बेटर। ऐसा नहीं है कि क्लियर विनर नहीं है कि स्मॉल कैप ने 15 बार आउट परफॉर्म किया और बाकी नहीं किया। तो सेम लाइक फैक्टर्स में मोमेंटम ने ईयर ऑन ईयर और लॉन्ग टाइम हैज़ आउट परफॉर्म एज अ क्लियर विनर एज अ स्ट्रैटेजी, राइट। बट सबका टाइम आता है, सबका साइकिल आता है। तो मोमेंटम 3 साल पिछले 2 साल से फटका खा रहा है, बहुत फटका खा रहा है, 1.5-2 साल से। हाँ। तो अगेन समवन लाइक मी, अगर मुझे लगता है कि 3 साल में एकदम खराब किया, देन विल गो ऑन मोमेंटम और बोले। सो जैसे वैल्यू 5 साल बहुत अच्छा किया, 4 साल, राइट। तो लास्ट 1 साल से हमने वैल्यू बेस्ड फंड में जो भी थे वहाँ बंद करके क्वालिटी बेस्ड फंड जो थे हमने उस पर डालना चालू कर दिया। एंड अभी तक भी ऐसा कोई तोड़फोड़ नहीं है रिजल्ट, बट हमें लगता है कि अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर है। पैसा डूबेगा नहीं, टूटेगा नहीं। क्योंकि देखो इन्वेस्टिंग में सब लोग पैसा बनाने का सोचते हैं, बट अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो राइट खेला तो आप पैसा कम गंवाते हो, वो भी बहुत बड़ा मैटर करता है जब टूटता है। ट्रू, राइट। क्योंकि रिटर्न आने को बहुत मेहनत लगती है। रिटर्न फिर नीचे जितना ज़्यादा डिप करोगे तो उतना आने को बहुत टाइम लगता है, मेहनत बहुत लगता है, राइट। तो अगेन दो चीज़ है, खुद के पोर्टफोलियो में चेंज करना और करना बहुत ईजी है, क्लाइंट्स के करना बहुत मुश्किल है। तो अगर क्लाइंट्स के लिए जैसे उन्होंने 4 बताया, तो वैसे भी आप नॉर्मल पोर्टफोलियो लोगे तो एक तो लार्ज, मिड और स्मॉल होता है, और एक उस पोर्टफोलियो का भी तो ब्रेकअप फैक्टर वाइज ऑटोमेटिकली होता ही है। हाँ, तो आपको अलग से फैक्टर फंड्स का स्ट्रेटेजी चलाने का जरूरत ही नहीं है ना। वो 50 स्टॉक का जो पोर्टफोलियो है, ये 60, वो दूसरे तरीके से होगा तो ऑटोमेटिकली मोमेंटम है, कोई वैल्यू है, कोई क्वालिटी है, कोई लो वॉल है। तो ये तो अभी 4 साल पहले ही हमने ये फैक्टर के बारे में सुना है। ये तो नया कॉन्सेप्ट एक जस्ट है, चीज तो पुरानी है, जस्ट अ वे ऑफ थिंकिंग। बेसिकली ये तो फंड मैनेजर का नेचर था, बस कि एक फंड मैनेजर बड़ा हाई स्टाइल था, अग्रेसिव था, तो वो वो स्टाइल ना, राइट। एंड स्टाइल्स लाइक इन एनीथिंग वर्क फॉर सम टाइम, चेंज फॉर अदर टाइम। बट यहाँ जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि व्हेन यू लुक एट अ फंड मैनेजर, करेक्ट, तो एक तो फंड मैनेजर को इवैल्यूएट करना मेरे हिसाब से बहुत डिफिकल्ट है। दो वी हैव सीन सम गुड गाइस, मैं आपसे ये क्वेश्चन अगला मेरा है कि आप कैसे इवैल्यूएट करोगे, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, नथिंग, हम लोग अपने अपने ओपिनियंस पुट कर रहे हैं। तो सेकंड है कि देयर में भी आर्बिट्री शिफ्ट इन द फंड मैनेजर की, बंदा छोड़ के चला गया। तो अचानक से एक फंड का नेचर 7-8 साल तक तो था कि भाई वो वैल्यू फंड है, अब आ गया कोई बंदा जो मोमेंटम चलाएगा, तो आई डोंट हैव अ क्लियर दिस विद हिम, यू नो, दैट पर्टिकुलर फंड। और तीसरा मतलब मेन चीज यही है कि मैं उस फंड मैनेजर को आइडेंटिफाई कैसे करूं कि वो क्या मतलब पुष्पा है या फिर वो अपना KGF वाला है, क्या आइटम है वो। सो आई थिंक आप कैसे एक फंड मैनेजर को देखते हो दोनों। सो आई विल स्टार्ट विद यू गजेंद्र सर। इसमें बहुत सिंपल है, अगर इफ यू रिस्ट्रिक्ट योर पोर्टफोलियो एलोकेशन जस्ट 1 और 2 फंड्स, वो आइडेंटिफाई करना इजी होता है। मतलब अगर आप पोर्टफोलियो में 2 ही फंड ले रहे हो, और 2 फंड भी बहुत होते हैं, एक बात बता देता हूँ आपको, चाहे 50 करोड़ का पोर्टफोलियो चाहे 500 करोड़ का पोर्टफोलियो, 2 फंड या 3 फंड ज़्यादा से ज़्यादा इज मोर देन इनफ। मैं लॉजिक देता हूँ आपको, आप इतना पैसा बना रहे हो, कल वॉरेन बफेट आपको आके बोलते हैं संजय भाई आपका पैसा मैं मैनेज करने को तैयार हूँ, आप सारा दे दोगे ना? एक सेकंड में, राइट। तो आप भी तो सिंगल पर्सन रिस्क ले रहे हो ना, करेक्ट, बिकॉज उनकी लेगेसी रही है। एग्जैक्टली, राइट। बट अपने इंडिया में भी वॉरेन बफेट इक्विवेलेंट प्रशांत जैन हैं, और भी बहुत सारे राजीव ठक्कर है, एग्जैक्टली, और भी है। हम उनको नहीं दे रहे हैं समहाउ, हम वहाँ 5 फंड ले रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर 10 ले रहा है, उसको लगता है ज़्यादा लेने से और 15-20 करेक्ट। तो वो हम गलती कर रहे हैं। जितने ज़्यादा फंड मैनेजर्स को दोगे आप कभी फिलोसफी समझ ही नहीं पाओगे। ट्रू, वेरी नाइस। आपका एक दोस्त होता तो आप उसको इन एंड आउट जानते हो, 50 दोस्त सोशल मीडिया पे आप कितने लोगों को जानते हो, क्योंकि वहाँ है। तो एक ही 2 फंड मैनेजर आइडेंटिफाई करोगे ना, तो आपको उनकी फिलोसफी, उनकी थिंकिंग सब समझ में आ जाएगी। आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से साइकिल में वो आउट परफॉर्म करेगा, किस में वो अंडर परफॉर्म करेगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो वो अगर आप कर लेते हो तो फिर 2 फंड मैनेजर आइडेंटिफाई करो और उन पे स्टिक रहो उनके साथ। जनरली मैं ये बिलीव करता हूँ कि आप उन फंड मैनेजर को पैसा दो जो 20 साल का एक्सपीरियंस है। देखो ये इंडस्ट्री और कुछ सिखा नहीं सके, बट ज्ञान वही दे सकता है जो 20 साल गए हैं। आज हम लोग इतना पैसा मैनेज कर रहे हैं, इतने साल से हैं, तभी हम ज्ञान दे पा रहे हैं ना, स्टोरी बता पा रहे हैं, क्योंकि हमने होते हुए देखा है, चाहे खुद की गलती से चाहे दूसरों की गलती से। बट मैं खुद ही इस इंडस्ट्री में आ जाऊँ तो मैं क्या सिखाऊंगा, क्या ज्ञान दूंगा? मैंने साइकिल्स ही नहीं देखी। तो अगर वो फंड मैनेजर ने 5-6 साइकिल्स देखी है तो उसको पता है कि यार मुझे तपा हुआ है, अब मुझे मालूम है कि इतना ग्रीड नहीं जाना, या यू नो काइंड ऑफ थिंग। तो उनको दो, वो हो सकता है बेस्ट रिटर्न नहीं दे, बट वो आपका पैसा डुबाएंगे कम, तोड़ेंगे कम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी मैं देख रहा था जैसे जब मार्केट्स गिरी 10-15%, तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फेल डाउन ओनली 3%, करेक्ट, यू नो, एज कंपेयर टू अदर्स, द अदर्स हैड फॉलन 20, तो 20% भी गिर गया, 25% भी गिर गया। करेक्ट। कोई एक बहुत पॉपुलर फंड था जो मतलब स्मॉल कैप का किंग हुआ करता था एक टाइम पे, अब वो हिल ही नहीं रहा बेचारा। हाँ, तो यू नो आपको ये देखना है कि फंड मैनेजर जो है वो
इज स्टिकिंग टू हिज फिलोसफी और नॉट. एग्जैक्टली. अगर वो क्वालिटी फंड मैनेजर है तो वो ग्रोथ, वो कभी उसको वैल्यू में नहीं जाना चाहिए. और आपको मालूम होना चाहिए कि अब इसका टाइम खराब रहेगा 3 साल. तो जैसे अभी हमने लास्ट वीक एक फंड मैनेजर से बात की, वेरी गुड फंड मैनेजर, क्वालिटी वाला बहुत, और हम उसके लास्ट 1 साल में फंड में पैसा डाल रहे हैं बहुत. और हमने जब डाला, जब उसका लास्ट 5 ईयर 3 ईयर 1 ईयर बॉटम. अभी आप क्लाइंट को देने जाओगे ना, क्लाइंट बोलेगा भाई मैं क्या चीज़ के लिए आपके पास आ रहा हूँ, आप तो मुझे सब 0 स्टार फंड दे रहे हो. मतलब सर 5 स्टार फंड लेने के लिए आपको मेरे पास आने की जरूरत भी नहीं है. हाँ, वो तो वैसे भी आपको मनी कंट्रोल रिसर्च मनी कंट्रोल दे देता. मेरा काम ही है कि आपको 1 स्टार 2 स्टार दूँ ताकि वो 5 स्टार आपके पोर्टफोलियो में बने. ब्यूटीफुल. तो तभी तो मेरी वैल्यू है. तो जब वो समझाते हैं तब लोगों को समझ आता है कि हमारी वैल्यू क्या है, ये ऐसे है. तो जो सेक्टर चलानी है, जो फंड, अच्छा फंड मैनेजर अगर चलानी है, भर भर के उसको पैसा दो. राइट. जैसे आप पराग पारेख की बात कर रहे थे, आई एम अ बिग फैन ऑफ पराग पारेख, बट आई नो फॉर दैट हो सकता है नेक्स्ट 5 साल वो बहुत अंडर परफॉर्म करेंगे. हो सकता है, अगेन आई मे बी रॉन्ग, क्योंकि 5 साल उन्होंने बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया, एंड इट्स अ नेचर. बट आज भर भर के पैसा उस फंड में रॉन्ग रीजंस के लिए आ रहा है कि पास्ट हिस्टोरिकल रिटर्न्स अच्छे हैं तो ये people are chasing past returns. हाँ, तो ऐसा नहीं होता है. राइट. आज ये लक अच्छा था कि 20% उन्होंने कैश रखा. कोई भी इंडिया में एक्टिव फंड मैनेजर 22% कैश रखता नहीं है. राइट. बहुत रिस्की कॉल है ये तो लक उनका साथ देती है कि मार्केट, अगर मार्केट यहाँ 20% ऊपर चला जाता ना, उनका बॉटम में अंडर परफॉर्मिंग में नंबर 1 होता. राइट. इट्स अ डबल. बट ही पराग पारेख एज अ फंड हाउस डजंट केयर. दे आर नॉट चेजिंग AUM. They are saying And still they are getting the highest. so it will always come. If you don't chase the AUM and if you stick to what you believe in, eventually you are right. Na? Eventually you will be right. And people will come to you. But if you change your style with the cycles, it's very risky because you are changing your DNA. Right? मैं केकी मिस्त्री सर से मिला था बहुत पहले, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि हमारा ग्रॉस NPA is at 0.4% and we have never changed market share and still we are almost the market leaders in this particular field. तो वो वही कह रहे थे कि अगर आप अपने रूल्स के हिसाब से चलो और मार्केट शेयर को चेज नहीं करो, तो यू विल एंड अप स्टिल गेटिंग द मार्केट शेयर बिकॉज यू आर स्टिकिंग टू योर प्रिंसिपल्स. प्रिसाइजली. तो ये नया फंड मैनेजर्स, देखो क्या होता है, नया फंड मैनेजर्स नहीं स्टिक कर पाएंगे क्योंकि उन पे प्रेशर रहता है. डेली NAV आती है, डेली है, 1 ईयर 1 मंथ 3 मंथ. अब तो इतना शॉर्ट टाइम में हम जी रहे हैं ना कि 1 वीक का परफॉर्मेंस, इतना ज़्यादा मतलब ये नॉइज़ हो गया है ना, तो अच्छा फंड मैनेजर बेचारा काम ही नहीं कर पाता है. और अच्छा फंड मैनेजर को अगर अच्छा रिटर्न्स देना है ना, तो उसको अगर वो मार्केट के साथ बेंचमार्क हगिंग करके करेगा ना, तो वो बेंचमार्क को कभी बीट ही नहीं कर पाएगा. उसको एक्टिव शेयर रखना पड़ेगा, यानी फॉर अ शॉर्ट टाइम ही हैज़ टू बी अनपॉपुलर, तब वो बाउंस बैक अच्छा करेगा एंड ही विल गिव यू हाई रिटर्न्स. राइट. तो वो कॉल एक 20 साल का फंड मैनेजर के लिए ईजी है करना. उसको ही इज़ नॉट वरीड अबाउट 3 मंथ 6 मंथ NAV, 1 ईयर NAV. तभी आप कर सकते हो. मैं हर मंथ टारगेट देखूंगा कि मैं हर मंथ अच्छा कर रहा हूँ ना, तो देन आई एग्जॉस्ट. राइट. आई हैव टू रीगेन एनर्जी. तो ये सब चीज़ हमें भी 15 साल बाद समझ में आती है. देखो, तो आपको टाइम देना पड़ता है, पेशेंस देना पड़ता है. बट आई बिलीव कि ओवर ए लॉन्ग टर्म फंड मैनेजर, कोई अच्छा फंड मैनेजर 2% से भी इंडेक्स को बीट कर देता है ना, बहुत बड़ा नंबर है. दैट्स अ मैसिव. कीर्तन, आपका क्या फ्रेमवर्क है टू सिलेक्ट अ गुड फंड मैनेजर? आई थिंक हमारा फ्रेमवर्क बड़ा क्लियर है एंड आई विल टेक अ कपल ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम हिम बिकॉज इट इज़ वेरी सिमिलर. राइट. बट वी आर एब्सोल्युटली क्लियर इन आवर फ्रेमवर्क. सबसे पहले तो मैंने खुद ने 4 साइकिल देखी है, 2008, 2013, 2018, 2020. राइट. तो मुझे एक ऐसा फंड मैनेजर चाहिए जिसने मेरे से ज़्यादा साइकिल्स देखी. ऑब्वियसली. तो ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग दैट माय नॉलेज इज एज गुड एज द फंड मैनेजर, बट आई एम सेइंग इसमें क्लिनिकल एक्सपीरियंस का बहुत वैल्यू है 100%. क्योंकि मैं जैसे थोड़ी देर पहले भी आपको कह रहा था कि मार्केट आज अगर 50% गिर जाएगा ना, मैं मेरा घर बेच के पैसा लगा दूंगा. ये कॉन्फिडेंस मुझे इसी साइकिल्स ने दिया, थॉट प्रोसेस से आया कि मैंने ये साइकिल्स देखी हुई है. तो अगर फंड मैनेजर ने साइकिल्स नहीं देखी हुई है तो वो कभी भी प्रूडेंट जजमेंट नहीं ले पाएगा, वो प्रेशर में आ जाएगा किसी और चीज़ के. तो एक तो फंड मैनेजर ने मेरे से ज़्यादा साइकिल्स देखी होनी चाहिए. 1. सेकेंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि ये फंड मैनेजर स्टिक्स टू हिज फिलॉसफी. व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से फिलॉसफी? लेट्स से पराग पारेख, क्योंकि उसका डिस्कशन हो रहा है, और पराग पारेख ने कंटिन्यूसली फंड ने हर अपनी कमेंट्री में कहा हुआ है कि मैं मार्केट वैल्यूएशन मुझे महंगा दिखेगा तो मैं कैश पे चला जाऊंगा. आई विल बी अपसेट कि वो अगर कैश पे नहीं जाएगा तो, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस, अगर वो हर कमेंट्री में ये बोल रहा है कि मैं कैश पे जाऊंगा, मार्केट एक्सपेंसिव होगा तो,
और अगर जब मार्केट एक्सपेंसिव होता है वो कैश पे नहीं जाता है, दैट्स अ रेड फ्लैग फॉर अस, राइट? कथनी करनी में अलग है बात. We've seen so many fund managers and of course we don't want to name on Sure, the podcast कि वो कहते कि वो वैल्यू फंड मैनेजर है, पर क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्टर इतना चल जाता है और उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि ये सेक्टर में क्यों पैसा नहीं लगा रहे, वो उस सेक्टर में पैसा लगा देता है. रेड फ्लैग, राइट? सो स्टिकिंग टू व्हाट द फिलॉसफी इज, should have seen more cycles then we generally ended up seeing more cycles. And third, मुझे ऐसा लग रहा है कि largely जब भी आप किसी भी एक फंड मैनेजर को ऑनबोर्ड करते हो, राइट, उसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन का थॉट प्रोसेस क्या है वर्सेस अपसाइड का, वो बाइफरकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इन द सेंस वी वांट टू ऑनबोर्ड, ये एकदम फंड मैनेजर थॉट प्रोसेस नहीं है, राइट, बट वी टिपिकली सी कि उसका डाउन कैप्चर रेशियो पिछले 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का क्या रहा है. यानी पिछले 10 साल में मार्केट अगर मान लो 100% से गिरा है, तो क्या ये 100% से कम गिरा है ऑन एन एवरेज, राइट? दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी देन कि मार्केट 100% ऊपर चला गया तो ये ऊपर अपसाइड कितना बीट किया. सो फॉर मी डाउनसाइड प्रोटेक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन कि भाई अगर मार्केट 20% गिरी तो ये 10 ही गिरा, मार्केट 30% ऊपर गई तो शायद ये 20-25 ही चढ़ा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं. पर अगर एक कोई ऐसा फंड है जो मार्केट 20% चली और वो 50% चला, और जब मार्केट 20% गिरी तो वो 30-40% गिरा, वो आपको नहीं जमता. नॉट अ पार्ट ऑफ आवर. बट अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट है, 25 साल, 30 साल, 20 साल का व्यू पॉइंट है, तब भी ऐसे फंड्स आपको नहीं जमेंगे. नहीं जमेंगे, क्योंकि उसमें आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है इन टर्म्स ऑफ वन डिफाइंड स्ट्रेटजी. Of course, you can argue saying that the defined strategy is aggressive nature of investment. But I don't really think कि fund manager हर टाइम पे उतना aggressively perform भी कर पाएगा. So he is more prone to make mistakes than to, make successes. Is that right? But his one mistake can be very costly for the remaining. Brutal हो सकती है. The fourth and the most important part, मुझे ऐसा लग रहा है कि investors आपके मेरे पास इसलिए आ रहे कि शायद उनको ऐसा लग रहा है कि along with behavioral hand holding, आप शायद कुछ लेवल की उनसे ज्यादा जानते हो. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसे फंड मैनेजर में पैसा रोकना है जो जिसका एक्टिव शेयर ज्यादा है. आज सुबह की इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है जिसमें उन्होंने एक अच्छी रिसर्च की हुई है कि जितने भी फंड मैनेजर्स जो ज़्यादा इंडेक्स हगिंग थे उनकी ओवर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस बहुत खराब है वर्सेस फंड मैनेजर्स जिन्होंने इंडेक्स के बाहर बैठ ली हुई है. सो आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन दिस. इंडेक्स हगिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर समझे वो निफ्टी 50 को फॉलो कर रहा है तो सिर्फ उन्हीं 50 पे रहना. नहीं, तो क्या हाँ, मतलब इंडेक्स हगिंग का मतलब है क्लोज, मतलब बहुत क्लोज है. यानी मान लो अगर इंडेक्स में 20% 25% वेट बीएफएसआई का है तो ये फंड भी 20-25% वेट बीएफएसआई में डाल देता है. तो उससे ये लगता है कि यार इसकी खुद की कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है. हाँ, तो ये किस बात का एक्टिव फंड मैनेजर है, इससे अच्छा तो फिर मैं निफ्टी 50 में डाल देता. सो 4 थिंग्स, उसका एक्टिव शेयर ज्यादा होना चाहिए, ही शुड फॉलो व्हाट ही सेइंग, ही शुड प्रीच. सही है या गलत है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको जो प्रीच कर रहा है वो करना चाहिए. डाउनसाइड प्रोटेक्शन फंड में अच्छा होना चाहिए और उसने हमसे ज्यादा साइकिल देखी होनी चाहिए. ये 4 हमारे बड़े क्लियर पैरामीटर्स है टू ऑनबोर्ड अ फंड. ब्यूटीफुल. कीर्तन, इस हिसाब से 10 साल बाद तो तुम्हारे कोई फंड खोलना पड़ जाएगा. पर मुझे उनकी जितनी नॉलेज नहीं है. तो स्किन इन द गेम भी बहुत फर्क पड़ता है. हाँ, उन्होंने खुद का कितना पैसा डाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है. अभी तो इसके कुछ रूल्स भी आए हैं सेबी के, उन्होंने रिलैक्स किया रादर. हाँ, वो तो चलो बेयर मिनिमम है, बट मतलब मुझे लगता है कि 20 साल पहले जो फंड मैनेजर थे वही अगर अपना पैसा डाल देते, they would have made far higher wealth than on this thing. And तब इंडस्ट्री में आना अपना भी कॉन्फिडेंस आ जाता. राइट. बट कथनी और करनी में फ़र्क था, है ना, तो इसलिए वेल्थ बनी नहीं. तो स्किन इन द गेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई मे बी रॉन्ग बट एटलीस्ट आई डाई विथ यू, आई विल सिंग टुगेदर, राइट. सर, इसमें एक क्वेश्चन दोनों से ये आता है कि हम फंड मैनेजर्स पे आ रहे हैं बट फंड हाउसेज है. जैसे अगर मैं हल्दीराम में खाना खाता हूँ तो हल्दीराम तो हर जगह अलग है, ठीक है, पर मेरे को पता है टेस्ट की एक सैंक्टिटी है वहाँ पे, या फिर हाइजीन की एक सैंक्टिटी है. अब फॉर एग्जांपल कोई मोतीलाल ओसवाल है या कोई बड़े ICICI प्रू है, इसमें एक तो फंड मैनेजर होता नहीं, वो तो MD होगा, बट इतने सारे नीचे उनके कैटेगरीज के फंड्स चल रहे हैं. तो
वहाँ पे आपको कोई अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये ICICI का है तो ये बेटर होगा, या फिर ये XYZ AMC का है तो बेटर होगा? AMC लेवल जब आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो कैसे करते हैं फिर? कीर्तन, आई स्टार्ट विद यू। सो आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है मेरे हिसाब से, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि AMC फ्रेमवर्क कैसे काम करता है, राइट? आपका एक CIO है, उसके नीचे फंड मैनेजर्स हैं और उसके नीचे एनालिस्ट है, ठीक है? अब मुझे नहीं पता लोगों को ये पता है कि नहीं, पर CIO ये नहीं कहता आपको कि ये आपके फंड में ये 4 स्टॉक्स ऐड कर लो। उस तरीके से ये इकोसिस्टम काम ही नहीं करता है। तो मान लीजिए CIO लेवल पे और उनकी कमिटी, जिसको इन्वेस्टमेंट कमिटी कहा जाता है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो 250 फंड्स पे फोकस करेंगे। ओके। और 250 फंड का उनका यूनिवर्स है, राइट? तो काम कैसे होता है? नीचे जो एनालिस्ट है वो या तो एक सेक्टर या 2 सेक्टर्स को फॉलो करते हैं। तो मान लीजिए एक बैंकिंग एनालिस्ट है, उसका काम है कि कौन से 2 या 3 बैंक्स में पैसा रोकना चाहिए और क्यों, उस पर रिसर्च करे। एक ऑटो एनालिस्ट का काम है कौन से 2 या 3 ऑटो स्टॉक्स में पैसा रोकना चाहिए, क्यों। अब ये एनालिस्ट लोग अपना रिसर्च लेकर या अपनी थीसिस लेकर फंड मैनेजर के पास जाते हैं, राइट? फंड मैनेजर का काम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का है। नाउ हाउ इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डिफरेंट फ्रॉम फंड मैनेजमेंट? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब है कि मैं अगर फ्लेक्सी कैप फंड चला रहा हूँ तो मेरा काम है कि लार्ज कैप में कितना पैसा होना चाहिए, मिड कैप में कितना होना चाहिए, स्मॉल कैप में कितना होना चाहिए, वो मेरा काम है। अब लार्ज कैप में कौन से सेक्टर में, तो मान लीजिए ये 3 स्टॉक्स आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज वाला एनालिस्ट लेके आया, जरूरी नहीं आप तीनों फंड्स में पैसा, तीनों स्टॉक में पैसा रोकोगे। अब आपका काम है कि कौन से स्टॉक में पैसा रखोगे और उसको कितना वेट दोगे, राइट? तो CIO और इन्वेस्टर कमिटी लेवल पे आप एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क डिसाइड करते हो, पर उसके बाद एनालिस्ट का काम होता है कि कौन से सेक्टर में कौन सा स्टॉक फंड मैनेजर के पास लेके जाए। पर ये फाइनल कॉल फंड मैनेजर का है कि वो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि मेरे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में प्रोपोर्शन क्या रखना है, कौन से सेक्टर में कितना वेट रखना है और कौन से स्टॉक को कितना वेट देना है। तो लार्जली अगर आप देखोगे ना, इट इज टाइटली हेल्ड एट द एट द इन्वेस्टमेंट कमिटी लेवल कि बॉस आप ये 250 स्टॉक के यूनिवर्स में खेलिए, राइट? आप सब फंड्स के एनालिस्ट सेम ही है, राइट? वो 2 फंड्स के बीच में आपको लगेगा फंड मैनेजर अलग अलग है, पर शायद उसको सपोर्ट करने वाला एनालिस्ट सेम है, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में सेम ही है। फंड मैनेजर का काम सिर्फ एनालिस्ट जो सिलेक्ट बेचने की कोशिश कर रहा है उसमें से कौन सा स्टॉक ले और उसमें मैं क्या वेट दूं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके इन्वेस्टमेंट कमिटी का फ्रेमवर्क क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली फंड मैनेजर सिर्फ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहा है। ऑफ कोर्स उसका बहुत बड़ा आउटपुट है, क्योंकि अगर वो डिसाइड करता है लार्ज कैप में मैं पैसा ज़्यादा रखना चाहता हूँ या किसी एक सेक्टर को ज़्यादा एलोकेशन देना चाहता हूँ या किसी एक स्टॉक में ज़्यादा एलोकेशन देना चाहता हूँ, वही शायद आउट परफॉर्म करेगा, राइट? बट ब्रॉडली आपका फ्रेमवर्क मोटा मोटा तो AMC लेवल पे डिसाइड होता है। एटलीस्ट लार्ज AMC तो इसी तरीके से ऑपरेट करती है। एग्जैक्टली। एंड फाइनली क्या होता है, देखिए लार्ज AMCs में एक खाली ये एक सेफ्टी नेट रहता है, ब्रांडेड जो होते हैं, कि वो लोग इतना बड़ा है तो वो और एक्सपीरियंस भी है तो शायद वैसी बड़ी गलतियाँ नहीं होगी कोई, राइट? हो सकता है जब आप बड़ी शिप हो जाती है तो टर्न अराउंड करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे यू नो स्पीड इतना नहीं जा सकता, यू बिकम एलिफेंट। बट आप कोई फेटल मिस्टेक नहीं करोगे जो एक स्मॉल साइज फंड हाउस में हो सकता है, बिकॉज वो स्मॉल साइज फंड हाउस का एक्सपीरियंस नहीं है, प्रोमोटर ड्रिवन है ना, यहाँ तो 5000 लोगों की टीम है, कमिटीज़ होती है, तो वो वैसा होता है। तो अगर आपको सेफ्टी नेट पे बहुत ध्यान देना है, बहुत, कि मेरा डाउनसाइड परमानेंटली कोई स्कैम ना हो, कोई बड़ा फ्रॉड ना हो, तो फिर बड़े फंड हाउसेज बेटर होते हैं कंपैरेटिवली, राइट? और उसमें एक लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ फंड मैनेजर्स वगैरह थोड़े एक दे कैन अफोर्ड टू हैव द राइट टीम, राइट कवरेज, राइट? वो ऐसा कर सकते हैं। बट कई बार वही है ना कि उसमें फिर परफॉर्मेंस भी, बट बड़े फंड मैनेजर्स के पास अगर 50 फंड है तो दे लाइक दे 50 चिल्ड्रन, राइट? और वो लोग भी बहुत स्मार्ट है कि यार कभी ये चलेगा, कभी ये चलेगा, कभी ये चलेगा, कभी चलेगा, और वो अपने आप को बोलते हैं हम मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारा काम है सुपरमार्केट, हमने सब रख दिया, अब आपको जो लेना है, आपको जो लेना है वो ले लो। सो देन यू बिकम बायर बीवेयर, यू नो, आपको डिसाइड करना आपके लिए क्या सही है। मैं मेरे पास सब है, मैं सुपरमार्केट हूँ, मेरे पास पैरासिटामोल है, सब कुछ, आप देखो क्या है।
आप देखो आपको क्या सूट आपको क्या सूट करता है, राइट? परफेक्ट तो वो एक है, बट somehow someone like me, I will be more comfortable with a smaller boutique, someone who has complete skin in the game. Larger fund house may not have सही कह रहे हैं। skin in the game because they are corporate run and kind of thing. A smaller fund house will have skin in the game, complete skin in the game. His neck is on the line. एक्चुअली इसमें मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था सर, एंड आई स्टार्ट विद यू ऑन दिस कि बहुत लोग कहते हैं कि किसी फंड का AUM अगर छोटा है, फॉर एग्जांपल 500 करोड़ है, 1000 करोड़ है, उसके ग्रोथ के चांसेस उसी कैटेगरी में उस फंड से बेटर है जिसका 50,000 70,000 करोड़ का AUM है। हाँ। क्या ये मिथ है या फिर इसमें मतलब इसको आइडेंटिफाई करते हुए यू नो कैन वी मेक सच फंड्स पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो? So probability wise, you are right. A larger fund, probability wise, will have a lesser chances of beating out this thing. But possibility गारंटी नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा जहाँ छोटे फंड हाउस ने बहुत खराब किया एंड एक्सट्रीम बड़े वाले फंड साइज ने स्टिल आउट परफॉर्म किया है। जैसे निपॉन अच्छा जैसे किया, निपॉन का पराग पिराग अच्छा किया, HDFC मिड कैप, HDFC स्मॉल कैप, सो देयर आर ऑलवेज लॉट ऑफ एक्सेप्शंस टू द रूल, बट एज अ रूल यू आर राइट। वॉरेन बफेट भी कहते हैं साइज बिकम्स योर एनिमी फॉर 2 रीजंस। एक तो जिस कारण से आप सुपरस्टार बने हो, राइट, तब आपको दुनिया देख नहीं रही थी, कोई जानता भी नहीं था। आपने मिस्टेक की है तो ठीक है, आपने अच्छी की है तो ठीक है, बट अब आप हीरो बन गए उसके कारण, अब दुनिया आपको जान रही है। नाउ यू बिकम कॉन्शियस ऑफ योरसेल्फ। अब वो हर मूव एकदम अब आपका हाँ, measured होगा। टेकिंग एबिलिटी कम खत्म खत्म हो हो जाती जाती है। है। आपको लगता है दुनिया ऑब्जर्व कर रही है। आज स्टेडियम कीर्तन ने सुबह मेरे एक पॉडकास्ट में बोला कि एक डेट फंड था, हाँ उसने इतना अग्रेसिव कर दिया, इतना अग्रेसिव कर दिया और बाद में प्रॉब्लम होगी। आज सारे डेट फंड्स जो है वो सारे कंजर्वेटिव हो चुके हैं। वो दूध का जला छाछ भी फूंक 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 के कर पी रहा है, पीता है, राइट? तो जब आपको सक्सेस आ गई ना, अब आप उसको सक्सेस को प्रिजर्व रखना चाहते हो, हाँ, तो फिर आप रिस्क टेकिंग खत्म खत्म कर देते हो। तो वो जो एनिमल स्पिरिट्स है वो खत्म हो जाती है कि आप किस कारण से थे। तो वो भी एक फैक्टर है। तो यू शुड स्टिक ट्रू टू लेवल। छोटा फंड हाउस होता है और अगर वो उसी चीज़ में बिलीव कर रहा है और वो कर रहा है, तो आई वुड बी रादर मोर कंफर्टेबल मुझे पर्सनल पैसा डालने में, इफ आई ट्रस्ट दैट गाय एंड एवरीथिंग, बिकॉज देन ही इज नॉट चेजिंग AUM गेम, राइट? और देखो एक्टिव फंड मैनेजर में कोई है ना, तो वो फंड मैनेजर का सबसे पहला सिद्धांत, सबसे पहला नियम है, भाई मैं बेंचमार्क को बीट करूँ, वरना मैं किस चीज़ के पैसे ले रहा हूँ। आई हैव नो राइट टू टेक मनी। सर, आप सिर्फ बेंचमार्क को बीट करना देखना चाहते हैं या कैटेगरी एवरेज को भी बीट करना इंपॉर्टेंट है? पहला तो पहला पड़ाव है कि पहला benchmark पड़ाव को- बेंचमार्क। मैं पैसे ले रहा हूँ ना बेंचमार्क को बीट करने के, इसी बात के तो पैसे हैं, इसी सही बात के तो पैसे ले रहा हूँ, नहीं तो मेरा कोई रोल ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है, इंडेक्स फंड तो यही है। दूसरा मेरा है कि कैटेगरी एवरेज। सो बेंचमार्क बीटिंग इज योर आउटर स्कोर कार्ड। मतलब पहले बच्चा पास हो जा, हाँ, और फिर distinction 100 में से 40 ले आ, फिर distinction की बात हाँ, करते फिर हैं। डिस्टिंक्शन की बात करना। कैटेगरी एवरेज को बीट करना आपका इनर स्कोर कार्ड है। हाँ, बट मोर देन बीट करना ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस, कंसिस्टेंसी कितना रख पाते हो, दैट्स इवन बिगर गेम। तो जो मल्टीपल टाइम फ्रेम्स होते हैं, जैसे 6 मंथ हो गया, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर सिंस इंसेप्शन, तो इसमें जितनी ज्यादा बार वो बेंचमार्क को बीट कर रहा है, उतना वो रोलिंग रिटर्न्स पे, हाँ। रोलिंग रिटर्न्स पे 3 ईयर का साइकिल, 3 ईयर का विंडो देना चाहिए फंड मैनेजर को, ठीक है, और उसका 20 साल का परफॉर्मेंस देखो, ये 10 साल का। ओके, हम 10 साल 2010 से लेके 2025 तक मान लो टाइम फ्रेम है, तो 1 जनवरी 2010 में आपने डाला, 3 साल के लिए आपने क्या बीट समझ किया, गया, 2 जनवरी को क्या बीट किया, समझ। ऐसे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आ गए। इफ 60% ऑफ द टाइम और 70% ऑफ द टाइम यू बीटन बेंचमार्क, तो यू आर अमेजिंग, दैट्स गुड, दैट्स गुड। हर साइकिल में, हर पॉइंट टाइम फ्रेम में आप बीट नहीं कर पाओगे, ऑब्वियसली। करेक्ट, बिकॉज यू आर टेकिंग एक्टिव शेयर, तो हर बार एक्टिव शेयर राइट नहीं होगा ना आपका, अंडर परफॉर्मेंस होगा। बट 70% ऑफ द टाइम यू बीटन, आई थिंक यू हैव डन अ गुड जॉब। एंड सो बेसिकली आई लुक एट इट इज, इफ इन द लॉन्ग टर्म देयर आर 4 क्वार्टाइल्स, हाँ, यू हैव टू रिमेन इन द टॉप 2 क्वार्टाइल। समझ गया, मतलब आप एवरेज से थोड़े बेटर हो ना, ऑब्वियसली 50%, तो आप अगर आप एवरेज से थोड़े बेटर हो तो टेक्निकली आपने बेंचमार्क को बीट कर दिया है, करा ही होगा, यू नो, तो वो भी आपका प्रॉब्लम हो जाता है। एंड आई डोंट वांट टू बी बेस्ट परफॉर्मिंग फंड, आई वांट माय फंड मैनेजर टू बी इन द टॉप 2 क्वार्टाइल्स फॉर एज लॉन्ग एज लॉन्ग एज पॉसिबल। I don't हमें सच द्रविड़ चाहिए एक्चुअली, एग्जैक्टली। द्रविड़ की तरह मुझे बैटिंग इस करते रहो। मैच में सहवाग नहीं चाहिए और फिर 3 मैच में 0 बना के वो हाँ। आउट हो रहा, वो भी नहीं चाहिए, Right. इनकंसिस्टेंट, चाहे दोनों का स्कोर सम टोटल सेम होगा, सेम होएगा, पर द्रविड़ की कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी ज्यादा होगी। ज्यादा होनी चाहिए। एट एनी टाइम द्रविड़ वुड मेक रन्स फॉर यू, Precisely, that's how it is there. राइट। So ये सिंपल पैरामीटर्स, कहाँ से ये कौन से वेबसाइट से पता चल सकता है हमें रोलिंग रिटर्न्स इस तरीके के? कल रोलिंग रिटर्न्स आपको बहुत सारे वेबसाइट, फंड हाउसेस की वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको। आज ठीक, HDFC की वेबसाइट पे जाओगे तो वो लोग रोलिंग रिटर्न्स बता देते हैं, ठीक, मिल जाएंगे आपको। परफेक्ट। सर, दिस गेट्स मी टू माय लास्ट क्वेश्चन कि किस तरीके के फंड्स आप बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करोगे अपने लिए और अपने इन्वेस्टर के लिए? विल स्टार्ट विद कीर्तन। वन थिंग वी आर एब्सोल्युटली क्लियर कि हमें NFOs में पैसा नहीं रोकना है, वेरी नाइस।
राइट. यस, आई मे स्टैंड करेक्टेड कि कल उठकर उस तरीके का कोई एक NFO आ जाए जो मार्केट में आज अवेलेबल नहीं है और वो कोई एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में जो अभी तक हम सॉल्व नहीं कर पाए थे. वी माइट लुक एट इट. तो जियो ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी कैप में पैसा नहीं NFO में पैसा नहीं डालना. आई मीन यानी इट्स अ नो ब्रेनर, राइट. अगर मेरे पास 40 फ्लेक्सी कैप फंड्स है मार्केट में, कुछ फ्लेक्सी कैप फंड है जिसकी 10 साल की हिस्ट्री है, कुछ है 15, कुछ है 20 साल की हिस्ट्री है, 30 साल की हिस्ट्री है, 4-4, 5-5 साइकिल्स देखी है, मैं क्यों रिस्क लूँ उसके ऊपर भी ज़्यादा पैसा देकर, राइट. तो आई थिंक ये बड़ा क्लियर है कि NFO में पैसा नहीं रोकना है. वेरी नाइस. फर्स्ट. सेकंड, ऐसे किसी भी फंड में पैसा नहीं रोकना है जो रीसेंट स्टार है, अच्छा, ओके. राइट. क्योंकि मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐसे फंड्स मैं जानता हूं जो पिछले 4-5 साल में मार्केट में आए और कोविड के फॉल पे लॉन्च हुए. और आज जब उनकी आप 4-5 साल की हिस्ट्री देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस फंड ने तो बस सुपरस्टार रेस टू एन है, रजनीकांत है. तो अब आप जब उसको देख रहे हो तो आपको ये पता ही है कि यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट क्वालिटी वर्सेस लक. टाइमिंग. तो जब आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि ये लक की वजह से फंड ने परफॉर्म किया या जेन्युइनली दे वर गुड, तो आप उस फंड में क्यों पैसा रोकोगे. Right? और थर्ड, हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, राइट. मान लीजिए मार्केट में 2700 स्कीम्स है, हमारे एक भी क्लाइंट नहीं है, नॉट इवन वन सिंगल क्लाइंट जो हमारे रेकमेंडेड 29 स्कीम्स के बाहर है. इसका मतलब हम लोग अगर 10 साल से ऑपरेट कर रहे इस स्पेस में, हमने 29 स्कीम्स से ज़्यादा स्कीम्स की रिकमेंडेशन की नहीं है 10 साल में. 10 साल में. इट कैन बी अक्रॉस डोमेस्टिक एक्विटी, ग्लोबल एक्विटी, गोल्ड, सिल्वर, डेट, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, क्रेडिट, डायनामिक, कुछ भी आप कुछ भी ले लो. डेट फंड्स आल्सो. सब कुछ, एवरीथिंग. वाओ. सब कुछ. आई डोंट हैव वन सिंगल क्लाइंट जो ये 29 स्कीम्स के बाहर है, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा सॉल्व कर पा रहा है. वो क्या है, जैसे ही मेरे नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ेंगे, राइट, और अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स बेचने लगूंगा तो मेरा तो ध्यान ही नहीं रहेगा ना कि कौन से क्लाइंट के पोर्टफोलियो में क्या चल रहा है. इट्स लाइक समबडी जो स्टॉक्स करता है तो वो 100 स्टॉक्स खरीद लेता है, तो वो मॉनिटर ही नहीं कर सकता. एग्जैक्टली. पर अब अगर मैंने 29 स्कीम्स ही रेकमेंड की है, मुझे शायद नहीं पता होगा कि मेरे 50वें क्लाइंट के पोर्टफोलियो में क्या चल रहा है, पर मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ, मुझे पता है कि वो जो 4 स्कीम में इन्वेस्टेड है वो 4 स्कीम से मैं कंफर्टेबल हूँ. तो दैट इज हाउ आई मेक श्योर कि इन्वेस्टर लेवल पे मेरा ध्यान है कि उनके पोर्टफोलियो में क्या चल रहा है. वेरी नाइस. राइट. नाउ व्हाई इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट कि वो मेरे यूनिवर्स के बाहर ना जाए. एक तो ये रीज़न है. सेकेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मान लीजिए मैं आपको वो 29 स्कीम्स का एक्सेस दे देता हूँ जो मैंने मेहनत करके निकाले कि ये 29 स्कीम्स ही बेस्ट है मार्केट में मेरे हिसाब से, और अगर मैं आपको कहूँ कि इनमें से किसी भी 4 फंड में आप निवेश कर दीजिए, डू यू थिंक यू विल डू अ गुड पोर्टफोलियो? नॉट एट ऑल. एग्जैक्टली, यू विल नॉट डू अ गुड पोर्टफोलियो. दैट्स द होल प्रॉब्लम विथ इन्वेस्टिंग लुकिंग एट द पास्ट रिटर्न्स, राइट. क्योंकि अगर आप पास्ट रिटर्न्स को देखकर पैसा निवेश करोगे तो आपने कोई तरीके का डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया है. क्योंकि या तो आप मोटा पैसा किसी एक मार्केट कैप में लगा दोगे, लार्ज मिड स्मॉल, या तो आप मोटा पैसा किसी एक स्टाइल में लगा दोगे. मान लो पिछले 3 साल में वैल्यू चला है तो आपको पता भी नहीं होगा, पर आप 4 में से 3 फंड्स ऑटोमेटिकली बिकॉज़ दे वर द विनर्स. करेक्ट. क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस ही रिटर्न्स को देखकर इन्वेस्ट करना है. तो मेरे 29 फंड्स में से भी अगर आप 4 निकालोगे ना तो भी आपका पोर्टफोलियो खराब होगा. सो बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम पिकिंग अ स्कीम. 4-5 गुड स्कीम्स विल स्टिल मेक अ बैड पोर्टफोलियो. बिकॉज उनका वेट कितना है, उसका पर्पस क्या था, बंदे की ड्यूरेशन क्या है इन्वेस्टिंग की, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. बहुत सारे फैक्टर्स है. तो ये 3-4 चीजें तो we definitely look at before we get somebody on board. Very well put. Gajendra sir. So it's very difficult question. Generally we believe कि क्या है कि by and large आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला तो डूबना, परमानेंट लॉस होना बहुत मुश्किल है. Absolutely. Right? It's still even bad fund is still better than your own managed portfolio, which you have no idea. You know क्यों नहीं है. Stocks. Own managed stocks portfolio. Yes, I stand corrected. Right? क्योंकि एटलीस्ट यू हैव टू गिव देम आउट कि वो थोड़े तो प्रोसेसेस है वहाँ पे. राइट. आपके तो कुछ भी नहीं है. Completely agree. है ना. तो आपने तो सारा पेनी स्टॉक में डाला हुआ था या कुछ भी रैंडम है. राइट. तो वो एक एटलीस्ट
इंस्टीट्यूशन लेवल आपके प्रोसेसेस है, गार्ड रेल्स हैं, तो है। हैविंग सेड दैट, मुझे या तो फंड मैनेजर लेवल पे बहुत कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट, या फिर CIO लेवल पे, CIO कौन हेड कर रहा है। मैं अगर हो सकता फंड मैनेजर को नहीं जानता, बट आई हैव very good amount of confidence on the CIO because I've spent 21 years in the industry. So you now know a lot of people. हाँ, वो बड़े भी आपके साथ ही होंगे, बड़े जब भी हैं। आपने स्टार्ट And किया हमारी फंड इंडस्ट्री मैनेजर में एनालिस्ट और होंगे। कोई भी इंडस्ट्री में योर रेपुटेशन precedes many other thing, you know, True, आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपका रेपुटेशन पहले ही बता देता है, True. है ना, या CEO बहुत स्ट्रांग है, तो दोनों तीनों में से कुछ चीज़ें आपकी बहुत स्ट्रांग होनी पड़ेगी। हो सकता है मैं किसी फंड हाउस में CEO लेवल पे कोई इतना भाव नहीं दे रहा हूँ या कुछ नहीं है, बट उसका CIO बहुत स्ट्रांग है, आई नो, उसके कंट्रोल में है। फाइनली फंड मैनेजमेंट किसके कंट्रोल में है, करेक्ट। नाउ अभी एक मेरे फंड में एक कंपनी में मैंने डाला है जहाँ पे CEO इज़ वेरी स्ट्रांग और एथिक्स है, सब कुछ है, तो मुझे मालूम है यहाँ कुछ गलत नहीं होना है। हो सकता है 3 साल अंडर परफॉर्म हो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, बट CEO कल्चर सेट करता है, CIO इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी सेट करता है, तो ये बड़े लेवल पे कहीं गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर्सनल जाना चाहिए। तो जैसे एक छोटे फंड हाउस में मैंने पैसा डाला हुआ, ये मेरा रखा हुआ है, उसमें CEO चेंज हो गए, अच्छे थे, बट CIO इज़ वेरी गुड स्टिल, तो मैंने निकाला नहीं अभी तक। मैंने बोला कि ठीक है, एज लॉन्ग एज ही इज देयर, मुझे कोई रिस्क नहीं, राइट। तो ये सब आपको कॉन्स्टेंटली देखना पड़ता है, जो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए करना बहुत मुश्किल है ना। बट जहाँ और बट ये कि जो फंड हाउस बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग करने की कोशिश करता है, मैं वहाँ से निकलता हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ जिस दिन CIO सेल्समैन बन जाता है ना, जो फंड मैनेजर सेल्समैन बन जाता है, तो फिर आपका पैसा नहीं, आपका काम है पैसा मैनेज करना, राइट। और फंड मैनेजर का कॉल होना चाहिए कि अगर उसको लगता है कि बॉस अब मेरे फंड में पैसा बन चुका है, बहुत रिस्की है, यू शुड हैव द गट्स टू से बॉस वी आर क्लोजिंग दिस, वी विल नॉट एक्सेप्ट मनी। बहुत बड़ा कॉल है ये, बहुत बड़ा कॉल है, राइट। हम नहीं लेंगे, अब आपका पैसा नहीं बनेगा। तो वो जो अगर ऐसा, एंड नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग बट एक्चुअली बिलीविंग इन दैट। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत सारे फंड हाउसेस ये बंद कर देंगे, दूसरा खोल देंगे, दिखाने को दिखा भी दिया कि हमने कर दिया है, देखो हम कितने इन्वेस्टर फ्रेंडली है, बट आपने दूसरा तीसरा विंडो खोल दिया और वहाँ से आप कुछ ले रहे हो। ट्रू। यू शुड हैव द गट्स, सॉरी हम पैसा लेंगे नहीं, हम रिटर्न करें, इनफैक्ट वी आर रिटर्निंग मनी नाउ, देन आई थिंक पीपल विल हैव ट्रस्ट, बिकॉज इट्स व्हाट यू से विल नॉट वर्क, व्हाट यू डन विल वर्क। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपका ट्रैक रिकॉर्ड वहाँ से बन। सोने से लेके म्यूचुअल फंड से लेके कैसे सिलेक्ट करे, कैसे नहीं करे, आपने सब बताया दोनों ने। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर टू बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग हियर एंड गिविंग सो मच नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारे जो एपिसोड्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा टेक्निकल होते हैं जनरल बातों से, बिकॉज हमारी ऑडियंस उस तरीके की है विच डिमांड्स मोर क्लैरिटी ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स। तो आप लोग का दोनों कंबाइंड एक्सपीरियंस तो 40 साल से ऊपर हो गया, मतलब मोटा मोटी। सो थैंक यू सो मच कीर्तन सर, एंड थैंक यू सो मच गजेंद्र सर फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। तो गाइस, अगर आप यहां तक आ गए तो यानी एपिसोड आपने एंड तक देख लिया है, तो फटाफट कुछ काम अब आपको करने पड़ेंगे। आपकी टॉप लर्निंग्स क्या है वो कमेंट सेक्शन में लिखना, और कुछ प्रश्न आपके रह गए हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मैं अगली बार इन दोनों जेंटलमैन को बुला के फिर से पूछ सकूं हम अपने एपिसोड में क्या और इंप्रूव कर सकते हैं ताकि एपिसोड बेटर हो जाए। वो भी मुझे सलाह जरूर देना, और कौन से गेस्ट को देखना चाहते हो उसके बारे में भी बता देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, और एटलीस्ट अपने 5 से 10 दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि इतने सिंपल तरीके से वो भी सीख जाए कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट एपिसोड। जय हिंद, जय भारत।